हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमीज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी इस सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले लेकिन मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, स्ट्रेटजी वाला सेशन और मैंने एक प्री हिस्टोरिक पीरियड पर एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो द कॉन्सेप्ट चैनल पर जाइए अनअकैडमी के, वहां से आप पिछले सेशंस को देखना शुरू कीजिए। ऑलराइट, सो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि आज 31 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। अगर ये सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेते हैं, आइकॉनिक चाहे प्लस कोई भी अगर आप पैकेज लें, तो आपको 16 महीनों तक, एक साल नहीं 16 मंथ तक जो है वो वैलिड रहेगा, यानी जुलाई 2022 तक, यानी नेक्स्ट ईयर प्री तक आपकी जो सब्सक्रिप्शन है जो वैलिड रहेगी। और उस सब्सक्रिप्शन में आपके पैकेज के हिसाब से, मान लीजिए अगर आपने आइकॉनिक लिया जिसमें ज़्यादा जो है वो फीचर्स हैं, क्योंकि देखिए अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल मिलता है। उसके अलावा स्टडी प्लानर, हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो पूरा आपका कोर्स प्लान करेंगे आइकॉनिक प्लान अगर आप लेते हैं तो। और अगर आप मान लीजिए 12 के अलावा 24 महीने का अगर आप प्लान लेते हैं तो रिलेटिवली आपको बहुत सस्ता पड़ता है। मान लीजिए आपने अगर एक साल का लिया, मान लीजिए अगर आप 2022 के अलावा 2023 के लिए अगर तैयार कर रहे हो तो आपको केवल 99,680 रुपीज़ का पड़ेगा, और जबकि अगर आप एक साल का लेते हैं तो 70,103। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, ये बताने के लिए कि अगर आप लंबे पीरियड के लिए हमारा कोई भी कोर्स परचेज करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो उस पर आपको बेनिफिट रहता है। और अगर आप चाहते हैं आप अपने फेवरेट टीचर चौहान सर को सपोर्ट करें, तो कोई भी अगर आप प्लान लें, कोई भी अगर आप पैकेज लें, उसमें कोड अगर आप मेरा डालते हैं, दैट इज चौहान_सर_हिस्ट्री, बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोड लिखेंगे चौहान_सर_हिस्ट्री, तो आप सपोर्ट करेंगे डायरेक्टली मुझे। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी कोर्स परचेज करना है तो बिल्कुल मेरी इच्छा यही है, और मेरी इनफैक्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा कोड यूज करके वो कोर्स जो है वो सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, सो उसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए पाथ फाइंडर नाम की एक टेस्ट सीरीज लेकर आया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, और उस टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए आप मेरा कोड जरूर यूज करें, चौहान_सर_हिस्ट्री, और सपोर्ट कीजिए अपने फेवरेट चौहान सर को। शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, मैं इसको कोड में आईवीसी कहूंगा, ठीक है, आप समझते होंगे। अभी तक मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी वाला सेशन बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 2021 में काफी बड़ी संभावना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल आ जाए। और मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सवाल आ सकता है या जो आता है या जो आता रहा है, मुख्य तौर पर वो सवाल आते हैं साइट्स पे। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल तो हैं, लेकिन वो डिसाइफर्ड नहीं है, हम उन्हें पढ़ नहीं पाते। सो दैट मीन्स लिटरेरी सोर्सेस से हमें कोई जानकारी मिलती नहीं है। सो दैट मीन्स हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस को आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जिन जिन साइट्स से मिली है उन साइट्स पर फिर सवाल बन जाता है। बहुत आम तौर पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल बनता है वो यही रहता है कि कोई पर्टिकुलर साइट कहां है, राइट, किस प्रेजेंट डे भारत के किस राज्य में है, पाकिस्तान में कहां पर है, और वहां पर क्या स्पेसिफिक कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई है, और उस आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग को करने वाला साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट कौन है। साइट से रिलेटेड सवाल जो है वो मुख्य तौर पर बनते हैं। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल बनते हैं, आज हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ही। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा आज के सेशन को शुरू करने से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2012 के बाद तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर सवाल बना है ना, मैंने आपको स्ट्रेटजी वाले सेशन में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस सेशंस तो मेक श्योर आप प्रीवियस सेशंस देखें। जो मैं स्पेशल क्लासेस लूंगा एप्लीकेशन पर, अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन पर जो मैं स्पेशल क्लासेस लूंगा, उन क्लासेस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा 1990 से लेकर 2020 तक। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक पीरियड और इसके बाद आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उनके जितने भी सवाल 1990 से 2020 तक
यूपीएससी सीएससी के प्री में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन में। दूसरी चीज, ना ही केवल यूपीएससी सीएससी, लेकिन यूपीएससी द्वारा करवाए गए अन्य जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो यूजीसी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, या अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट जो राज्य हैं जिनके पेपर बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत कठिन रहते हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में पूछे गए जो सवाल हैं उनको भी मैं जो लर्निंग एप्लीकेशन है वहां पर स्पेशल क्लासेस लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना सिखाऊंगा। क्योंकि केवल फैक्ट पढ़ भर लेने से, कॉन्सेप्ट समझ लेने से आपका प्री निकलेगा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको थॉरली पढ़ना समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा एग्जामिनर किस कर्व में रहकर पूछ रहा है, किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करना आपको मैं सिखाऊंगा, जो कि स्पेशल क्लासेस में करवाऊंगा, और यूट्यूब पर मैं सारा का सारा सिलेबस आपको करवाऊंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ने ये डाउट दिया कि सर हम क्या कवर करेंगे क्या नहीं कवर करेंगे, तो कंसीडर ये पहला जो यानी कि 27 जून को हमारा डेट अभी जो है वो प्री की रखी गई है, ठीक है। सो 27 जून से पहले पहले मैं हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट कल्चर, ये चारों चीजें कवर करवा दूंगा आपकी प्री लेवल की। और जुलाई से फिर हम GS1 की शुरुआत कर देंगे। GS1 में मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी में जितना भी और रहता है ह्यूमन और फिजिकल, और उसके अलावा इंडियन सोसाइटी, ये सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा, लेकिन वो जुलाई के बाद की कहानी रहेगी, जुलाई के बाद की, ठीक है। सो तब तक जुड़े रहिए। अगर आपको सपोर्ट दिखाना है अपने चौहान सर को तो स्पेशल क्लासेस को अवेल करना ही पड़ेगा आपको। देखिए, सपोर्ट दिखाइए ना दिखाइए, लेकिन अगर आप प्री क्लियर करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल क्लासेस अवेल करनी पड़ेंगी। उन स्पेशल क्लासेस पाने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, Chauhan_sir_history, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे सवाल करवाने जा रहा हूं। तो मैं ना एक बार आपको एक डेमो सा जो है वो यूट्यूब चैनल पर, द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आप एक बार देख लीजिएगा ये किस लेवल के और किस शानदार तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। मैं आपको 2019, 2020, 2017, 2018 के पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, हिस्ट्री के प्री वाला, यूपीएससी सीएससी प्री, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो आईवीसी में मैंने आपको बोला कि 2021 में एक्सपेक्ट करिए सवाल आएगा, और ज्यादा हमारा फोकस रहेगा साइट्स, और साइट्स पर क्या मिला है, किसने ढूंढा है, ठीक है। खैर शुरू करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी एस्पेक्ट्स को हमें कवर नहीं करना, बाकी सभी एस्पेक्ट्स को हमें कवर करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है। इंडस सिविलाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, वाज अ ब्रॉन्ज एज। बिल्कुल सीधा सवाल, आईवीसी क्या है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन दर क्वेश्चन देता जाऊंगा आपको मैं सेशन के बीच में ही। आईवीसी क्या है, आईवीसी ब्रॉन्ज एज है, और कुछ नहीं है, ना ही चाल्कोलिथिक, मतलब चाल्कोलिथिक का हिस्सा है, लेकिन चाल्कोलिथिक में स्पेसिफिकली ब्रॉन्ज एज है। तो आप ब्रॉन्ज एज ध्यान रखेंगे, चाल्कोलिथिक को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आईवीसी क्या है, ब्रॉन्ज एज, ना ही आयरन एज, ना ही कोई नियोलिथिक, ना ही कोई स्टोन एज, बट ब्रॉन्ज एज। Bronze Age civilization which flourished in northern region of Indian subcontinent between 2500 से 1750 BCE। अब देखिए क्या है, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, कहां है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। सो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, इस रीजन में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपकी एक्टिव थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कब से कब तक, 2500 से 1750 BCE, यानी आज से 4500 साल पहले, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ चैल्कोलिथिक एज, दैट मीन्स दीज पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सवाल, ये सवाल जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये आयरन वाले फंडे पर क्वेश्चन बना हुआ है। वर द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अवेयर ऑफ आयरन, सो योर आंसर विल बी नो। दो थोड़ा सा कंटेस्टेड है ये पॉइंट, लेकिन मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनको आयरन के बारे में पता नहीं था। बहुत कम, बहुत हल्की पॉपुलेशन जो बॉर्डर में रहती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के, उनको जो है वो थोड़ा बहुत लोहे के बारे में, उनके वहां पर थोड़ा बहुत लोहे के जो है वो अवशेष मिले हैं, लेकिन वो भी डिस्प्यूटेड है। मैच्योर हड़प्पन पीरियड के लोगों को आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी।
हम यही मान के चलेंगे, यही हमारा जो है वो फैक्ट रहेगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स डिस्कवरी इन 20th century इज वन ऑफ द मोस्ट एंथ्रालिंग इवेंट इन द हिस्ट्री। इन 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम, अ ब्रिटिश इंजीनियर who became a great excavator, noticed a हड़प्पन सील। अब देखिए यहां पर कनिंघम साहब को 1853 में 1853 में एक हड़प्पन सील मिली। अब ये सवाल बनता है कि हड़प्पा में मिली एक सील मिली, उस सील में क्या था? द सील शोड अ बुल एंड 6 रिटन लेटर्स बट इट्स इंपॉर्टेंस वाज नॉट रियलाइज्ड बाय कनिंघम। 1853 में कनिंघम को सबसे पहले खुदाई कर रहे थे, वो रेलवे ट्रैक एक्चुअली बिछाने की कोशिश कर रहे थे, या इसी तरह मतलब टेलीग्राम वगैरह बनाने की, मतलब कम्युनिकेशन लाइंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, अब ये यहां पर जो है वो कनिंघम को ये सील मिली, उस सील में बना हुआ था एक बुल, आगे मैं आपको उसकी इमेज दिखाऊंगा। बुल और 6 लेटर्स लिखे हुए थे, 6 लेटर्स लिखे हुए थे किसके? हड़प्पन स्क्रिप्ट में, जो कि पढ़े नहीं गए आज तक। तो कनिंघम को ये सील मिली, लेकिन कनिंघम ने कोई परवाह नहीं मारी इसकी, उसको लगा कि ये लोकल लोगों की होगी, कुछ इंडिया में बहुत सारी जनजातियां हैं उस समय, अभी जनजातियों को एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एक्सप्लोर नहीं किया गया था एंथ्रोपोलॉजी को, और अभी जो है वो ब्रिटिश सरकार पूरी तरह भारत से रिसोर्सेज को ड्रेन करने के चक्रों में थी। तो भारत में एंथ्रोपोलॉजिकल साइंसेस पर अभी जोर नहीं था, तो उन्होंने कोशिश नहीं करी इस सील को जो है वो एक्सप्लोर करने की। बट अलेक्जेंडर कनिंघम की नजर में 1853 में ही हड़प्पन सील आ गई थी। तो दैट मीन्स अगर अलेक्जेंडर कनिंघम के हाथ में ये सील आ गई, दैट मीन्स लोकल लोगों को भी पता होगा, लेकिन लोकल लोगों ने भी परवाह नहीं मारी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी या हिस्ट्री को डिड्यूस करना, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री को डिड्यूस करना एज अ सब्जेक्ट जो है वो इंडियंस की मास्टरी नहीं थी उसमें। ठीक है, आगे देखिए, इन 1921 एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, DR साहनी साहब, started excavating the site of हड़प्पा in the Montgomery district of वेस्ट पंजाब, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ठीक है, साहिवाल के नाम से प्रेजेंट डे ये मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जानी जाती है। मॉन्टगोमेरी कौन है? मॉन्टगोमेरी जो है वो लाहौर या पंजाब के गवर्नर रहे कुछ टाइम तक। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर, और इनके नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया, जो कि प्रेजेंट डे साहिवाल के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में है। सो वहां पर दयाराम साहनी साहब एक्सकवेशन कर रहे थे, एक्चुअली रेलवे लाइंस बिछाने का काम चल रहा था, और अन्य जो है वो मतलब कम्युनिकेशन को सुदृढ़ किया जा रहा था, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत किया जा रहा था। सो ही स्टम्बल्ड अपॉन अ सिविलाइजेशन, अ होल सिटी buried underground. So Dayaram Sahani, this civilization is also called Hadappan civilization because the civilization was discovered first in 1921 at modern site of Hadappa situated in province of Punjab in Pakistan. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नाम क्यों है? इंडस वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु और सिंधु नदी की अन्य जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, उनकी जो वैली है पूरी है पाकिस्तान से गुजरती हुई, इस वैली में ये पूरी सभ्यता डेवलप हुई, तो इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। पहली बात तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल रिमेन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हड़प्पा में एक्सकवेट किया गया, और हड़प्पा कहां है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान का जो पंजाब वाला हिस्सा है वहां पर। ठीक है, एक छोटा सा कस्बा है हड़प्पा। आगे देखिए, सो ये है मैप आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें देखिए ये है इंपॉर्टेंट सिटीज, कौन कौन सी? मोहेनजोदारो, यहां पर देखिए इधर ये रहा हड़प्पा। अब ये है पंजाब वाला एरिया जो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, ये लाहौर और ये रावी नदी के किनारे, देखिए ये है, सवाल बनते हैं ये साइट्स पे। ठीक है, रिवरीन साइट्स पे सवाल बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा शहर तो है आपका देखिए रावी नदी के किनारे, और मोहेनजोदारो आपका सिंधु नदी के इस साइड है। सिंधु नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो दिस इज राइट ऑफ सिंधु नदी एंड दिस इज लेफ्ट ऑफ सिंधु नदी। सो राइट बैंक पे मोहेनजोदारो और लेफ्ट बैंक पे कोट दिज्जी। तो ये सवाल इन मैप्स में बनेंगे, और इन मैप्स को आप कहां से अवेल करेंगे?
मेरे चैनल पर जाएंगे टेलीग्राम पे, चौहान_सर_हिस्ट्री, ठीक है, उस चैनल पे जाएंगे और उस चैनल पे आपको ये सारे मैप्स मिलेंगे और इन मैप्स को डिटेल से समझेंगे आप। इन रिवर्स और इन रिवर्स के आसपास बसे हुए ये शहर देख रहे हैं आप, देखिए सतलुज के साइड में रोपड़ है, रोपड़ सतलुज के, अब देखिए दायां बैंक या बायां बैंक, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैसे डिसाइड किया जाता है, फ्लो ऑफ रिवर से। अब देखिए सारी रिवर्स, ये सारी रिवर्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, दैट मीन्स ये इन सारी रिवर्स का राइट बैंक है और ये इन सारी रिवर्स का लेफ्ट बैंक है। तो आप देख लीजिए हड़प्पा जो है वो रावी के लेफ्ट बैंक पे, ठीक है। वैसे हड़प्पा के बीचों बीच से निकल रही है रावी, कुछ हिस्सा हड़प्पा का लेफ्ट बैंक पे है, कुछ राइट बैंक पे है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैप आपको मैं बार बार दिखाऊंगा। इस मैप में हमें क्या देखना है, देखिए सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी हैं, तो मोहेंजोदारो, हड़प्पा, दो इंपॉर्टेंट सिटीज है। उसके अलावा टाउन्स एंड विलेजेस, टाउन्स एंड विलेजेस कौन कौन से है, देखिए चान्हू दारो, अमरी, कोट दिज्जी, और यहां पर देखिए मॉडर्न मॉडर्न सिटीज है। मॉडर्न सिटीज में जैसे कराची है, लाहौर है, ये मॉडर्न सिटीज है। उसके अलावा यहां पर लोथल नजर आ रहा है आपको, ठीक है, सुतकांगे डोर, दाबरकोट, रोपड़, आलमगीरपुर जो कि प्रेजेंट डे मेरठ के नजदीक है, ये प्रेजेंट डे दिल्ली शहर, ठीक है, संधनवाला, कालीबंगन, ये इंपॉर्टेंट शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और इनको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, तो इस मैप को ध्यान रखना है आपको, राइट। इस मैप को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी। खैर, नेक्स्ट ये है वो सील जो अलेक्जेंडर कनिंघम को मिली थी, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने परवाह नहीं मारी। अ सील शोइंग अ बुल, ये आपको बुल नजर आ रहा है ना, बैल है ये, दिस इज द बुल, और ये है बुल का हम्प, ठीक है, और ये है वो 6 लेटर्स 1 2 3 4 5 और 6 जो कि डिसाइफर नहीं हुए, हमें पता नहीं है इसका मतलब क्या है, ठीक है, हमें कोई जानकारी नहीं है। ये जैसे एक चक्र जैसा लग रहा है, ठीक है, अब हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी परवाह नहीं मारी थी 1853 में, क्यों, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर आधारित, ये अप्रोच अभी अंग्रेजों की नहीं थी भारत में। नेक्स्ट एक्सकवेशन साइट एट हड़प्पा, ये हड़प्पा की एक्सकवेशन साइट है जिसमें आपको देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स हैं, ये देखिए दीवारें, ये दीवारें हैं बिल्डिंग्स की, ये घर हैं, ये इस तरह टूटा फूटा है। सो अगर ये जमीन से ऊपर है तो लोगों को दिखता होगा, वहां के जो बाशिंदे होंगे उनको दिखता होगा अगर कुछ हिस्सा जमीन से ऊपर होगा तो, लेकिन उन्हें लगा कि पुराना कोई शहर होगा, उन्होंने परवाह नहीं मारी, ठीक है। लेकिन जब मॉडर्न डेटिंग टेक्नोलॉजी से ढूंढा गया, पता चला तो ये तो 4,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, राइट। सो अंग्रेज जो है वो कुछ इस वजह से भी नहीं चाहते थे इसका एक्सकवेशन हो और डेट्स का पता चले, क्यों, क्योंकि वो लोग ना वाइट सुप्रीमेसी को सपोर्ट करते थे, ब्रिटिशर्स। सो अगर कोई ब्राउन रेस की अगर कोई सिविलाइजेशन उनसे पुरानी और उनसे ज्यादा डेवलप्ड है तो उनके प्रेस्टीज को धक्का ही है। तो इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा कई थ्योरीज ऐसी दी गई कि कहीं ना कहीं ये मेसोपोटामिया से जोड़ दिया जाए, ठीक है, ग्रीस से जोड़ दिया जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, बट जो रीसेंट फाइंडिंग्स है उससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन इंडिजिनस इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सिविलाइजेशन, राइट, ऑफ दैट टाइम। आगे बढ़ते हैं, और इंडिजिनस लोग थे, भारत के नेटिव थे। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। इन 1921 अनदर इंडियन हिस्टोरियन R.D. बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर कनिंघम आ गया नाम, दयाराम साहनी आ गया नाम, नेक्स्ट नाम आएगा R.D. बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए, इन पर सवाल बनते हैं। एक्सकवेटेड द साइट ऑफ मोहेंजोदारो, सो दयाराम साहनी एक्सकवेटेड हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो वाज एक्सकवेटेड बाय R.D. बनर्जी। और सबसे पहले सील जो है वो किसको मिली थी, कनिंघम साहब को। अब मोहेंजोदारो कहां है, इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, सिंध क्या है, अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, और सिंध प्रोविंस के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहेंजोदारो एक शहर है, ठीक है। बोथ सहानी एंड बनर्जी डिस्कवर्ड पॉटरी एंड अदर एंटिक्विटीज इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ एन एडवांस सिविलाइजेशन। अब देखिए
अब यहां पर सवाल यह बनता है कि साहनी और बनर्जी दोनों ने ही यही कंक्लूजन क्यों निकाला कि जो हड़प्पा में रिमेन्स मिले 1921 में, जो हड़प्पा में रिमेन्स मिले और 1921 में ही जो मोहेंजोदारो में रिमेन्स मिले वो एक ही सिविलाइजेशन के हैं, है ना। यही तो सवाल बनता है ना कि हड़प्पा और मोहेंजोदारो में जो रिमेन्स है वो एक ही सिविलाइजेशन के कैसे कह सकते हैं आप। तो जवाब है जो हड़प्पा में जिस तरह का आर्किटेक्चर था, हड़प्पा में जिस तरह की टाउन प्लानिंग थी, जिस तरह के बर्तन थे, जिस तरह के औजार थे, उसी सेम पैटर्न ट्रेंड के औजार, बर्तन, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, टाउन प्लानिंग वही सेम जो है वो मोहेंजोदारो में भी मिली। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, दोनों सेम सिविलाइजेशन है। ठीक है। सो बोथ साहनी एंड बनर्जी डिस्कवर्ड पॉटरी एंड अदर एंटीक्विटीज, यानी कि जैसे टेराकोटा फिंगरीन्स, मेटल औजार, टूल्स और अन्य जितनी भी मेटल की चीजें हैं, ठीक है, बिल्डिंग जो मिली है पूरी की पूरी, इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ एन एडवांस सिविलाइजेशन। अब यहां पर एडवांस क्यों था, क्योंकि पक्की ईंटों के मकान, ड्रेनेज सिस्टम, चौड़ी सड़कें, प्लैंड टाउन एडवांस सिविलाइजेशन के क्या हैं ये एग्जांपल्स। ठीक है। इन 1931 अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल लार्ज स्केल एक्सकवेशन वर कैरिड आउट एट मोहेंजोदारो। 1921 में मोहेंजोदारो और हड़प्पा में मिली हमें, कि नॉट हमें लेकिन आर.डी. बनर्जी और साहनी साहब को जो है वो एक एडवांस सिविलाइजेशन होने के एविडेंसेस मिले। लेकिन अंग्रेजी सरकार उस समय भारत में जो है वो इस तरह का एक्सकवेशन करने के मूड में थी नहीं। 1931 में जाकर जॉन मार्शल के सुपरविजन में, और करना नहीं चाहती थी अंग्रेजी सरकार। क्यों? क्योंकि इससे भारतीयों का मोटिवेशन बढ़ेगा और अंग्रेजों का जो दावा है कि वो सुपीरियर सिविलाइजेशन है वो दावा घटेगा। क्यों? क्योंकि भारत में अब एक एंशिएंट सुपीरियर सिविलाइजेशन मिल रही है। तो इससे अंग्रेज थोड़े घबरा गए। बट स्टिल 1931 में जाके एक्सकवेशन शुरू हुआ जॉन मार्शल के अंदर। तो अब चौथा व्यक्ति आ गया हमारे पास, जॉन मार्शल। ठीक है। 1931 एक्सकवेशन शुरू होता है कहां से, मोहेंजोदारो से। इन 1938 द सेम साइट वाज एक्सकवेटेड बाय अर्नेस्ट जे.एच. मैके। अब देखिए बार बार जो है वो इंजीनियर्स, आर्कियोलॉजिस्ट चेंज होते गए और वो अपने अपने हिसाब से जो है वो एक्सकवेशंस करवाते गए। सो अर्नेस्ट मैके जो है वो अगले आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं 1938 में। कहां पर करते हैं एक्सकवेशन, मोहेंजोदारो से ही। उसके बाद एम.एस. वत्स, नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं एम.एस. वत्स। एक्सकवेटेड हड़प्पा इन 1940 एम.एस. वर्क। तो ये समझ रहे हैं आप, ये फैक्ट्स हैं, ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं और इन फैक्ट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। आप देखिए स्टूडेंट आमतौर पे क्या बोलते हैं कि सर इतने सारे फैक्ट्स हैं कैसे याद रहेंगे। भैया रिवीजन, हमारा दिमाग एक बहुत भयानक कंप्यूटर है, इसमें आप बार बार जो कोड डालते रहोगे ना वो कोड जो है वो फिक्स हो जाएगा। बट नो मेमोरी इज परमानेंट, मेक श्योर आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। तो रिवीजन का साइकिल होता है, देखिए रिवीजन की साइकिल रहती है पहले 3 दिन की, फिर 7 दिन की, फिर 10 दिन की, फिर 14 दिनों की और फिर 21 दिनों की। तो इस रिवीजन की साइकिल पर आप इवोल्यूट कीजिए अपने आप को। सबसे पहले हर 3 दिन में रिवाइज कीजिए जो भी पढ़ा है, फिर इवेंचुअली कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि 3 दिन आपके लिए ज़्यादा हेक्टिक होगा, आपको याद रहेगा, तो फिर 7 दिन पे पहुंचेंगे, आप इवॉल्व हो जाएंगे। फिर आप 10 दिन का रिवीजन साइकिल पे आएंगे, फिर आप 14 दिनों की रिवीजन साइकिल पे आएंगे, लेकिन आप 21 दिनों की रिवीजन साइकिल से बाहर नहीं निकलेंगे। जो भी आपने पढ़ा है, डजंट मैटर आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो कि मेरे को आता है, 21 दिनों में तो रिवाइज करना ही करना है। लेकिन ये अंत में है, ये 21 दिनों की साइकिल लगभग 1 से 1.5 साल की प्रैक्टिस के बाद आती है। तो मेरा ये कहना है फ्रेंड्स कि आप 3 से 7 से 10 दिन की साइकिल पे मैक्सिमम रहें, 14 से 21 दिन की साइकिल पे ना जाएं रिवीजन की। 3, 7 और 10 दिन की साइकिल। ठीक है। नाउ एम.एस. वत्स जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द साइट एट मोहेंजोदारो। देखिए बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, पक्की ईंटों की बनी हुई और कितनी वाइड जो है वो दीवारें हैं। ये सामने आपको स्ट्रीट नजर आ रही है। ठीक है। ये एक्सकवेट किया गया है तो इन बिल्डिंग्स की छतें जो हैं वो टूट गई हैं, क्योंकि मिट्टी के नीचे दबी थी तो
मिट्टी के प्रेशर से छतें तो हैं वो इनकी टूट गई हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे वॉल्स अवेलेबल हैं और ये कमरे की दीवारें हैं। देखिए आज हमने एक एक ईंट की चिनाई करके हम बना देते हैं, लेकिन यहां पर देखिए कितनी मोटी मोटी, एंड दिस इज अ रूम, देख रहे हैं आप, ये रूम है। तो ना ही केवल एक मंजिल लेकिन दो मंजिल डबल स्टोरी बिल्डिंग्स जो है वो हमें नजर आई हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट देखिए, दिस इज पॉटरी, जो पॉटरी हमें मिली है। अब पॉटरी में देखिए यहां पर क्लियरली बहुत क्लीन पॉटरी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर हूव्स हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा ये अनाज स्टोर करने के लिए, राइट। और ऊपर मोटिव्स देखिए यहां पर जानवर बनाया गया है, सो फौना मोटिव, फ्लोरा मोटिव। उसके अलावा ये मतलब मैथमेटिकल डिजाइंस आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अन्य मेटल्स का इस्तेमाल किया गया पॉटरी के ऊपर, कलर्स का इस्तेमाल किया। तो टाइप ऑफ पॉटरी पे आगे मैं आऊंगा, ठीक है। जब हम कल्चर वाला पार्ट करेंगे ना, उसमें स्पेसिफिकली टाइप ऑफ पॉटरी को हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में आईवीसी की, ठीक है। लेकिन अभी केवल हमें पता होना चाहिए कि पॉटरी किस तरह की मौजूद थी वहां पर, है ना। ये टाइप ऑफ पॉटरी वाले जो सारे फंडे हैं ये कल्चर वाले पोर्शन में डिटेल में करवाऊंगा। अभी हमें क्या समझना है, अभी हमें टाउन प्लानिंग को समझना है। और मैंने बोला ना साइट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि किस साइट पर क्या मिला है, किसने एक्सकवेट किया है, ठीक है। और रिवरीन वाले सवाल, मतलब किस रिवर के साइड कौन सा जो है वो, और साइट्स की इंपॉर्टेंस। सो बेसिकली घुमा फिरा के साइट्स के अराउंड ही सवाल बनता है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के अराउंड सवाल बनता है। लेकिन ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है कि ये पॉटरी पे पैटर्न्स क्या हैं, और ये जो मतलब ये जो आर्ट एंड कल्चर की जो डिटेल्स हैं, इसको आप हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे ना डिटेल में, ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट चीज आती है जियोग्राफिकल एक्सटेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई किस किस ने करी, तो हमारे पास कुछ 4-5 प्रमुख नाम आए। उसके अलावा जब मैं साइट दर साइट आपको करवाऊंगा, तो साइट दर साइट मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी एक्सकवेशन किसने करी है, ठीक है। द अर्लीस्ट एक्सकवेशन इन इंडस वैली वर डन एट हड़प्पा इन द वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध। तो सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो मिले, ठीक है। तो ये बात हमें पता है, और उसमें भी सबसे पहले हड़प्पा मिला है। द सेंट्रल जोन ऑफ हड़प्पन कल्चर ले इन सिंध एंड पंजाब, स्पेशली इन इंडस वैली। अब ये जो पूरा इंडस, अब हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां कहां फैला है, सिंध और पंजाब के रीजन में। देखिए मैप के जरिए मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज, ये है आपका पंजाब का एरिया और ये है आपका सिंध का एरिया, और सिंध और पंजाब के बीच में पड़ता है मुल्तान, है ना। तो पंजाब को चलो हम थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं। ये आपका पंजाब का एरिया है और ये आपका मुल्तान है, एंड दिस इज योर सिंध। तो हड़प्पन सभ्यता कहां फैली हुई है मुख्यतः, हड़प्पन सभ्यता फैली है पंजाब और सिंध के एरिया में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुल्तान के एरिया में जो है वो हमें हड़प्पन साइट्स नहीं मिली है, बिल्कुल है यहां पर, ठीक है। मुल्तान के एरिया में हड़प्पन साइट्स हैं, लेकिन पंजाब के आसपास और सिंध के आसपास। तो ऐसा क्यों, दो मुख्य कारण। सबसे पहला कारण रिवर साइड, ठीक है, और दूसरा कारण कॉपर की अवेलेबिलिटी। सो यहां पर देखिए कालीबंगन वाले रीजन में कॉपर की अवेलेबिलिटी है, इसलिए इसके आसपास जो है वो हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड है। और इधर देखिए पोर्ट सिटीज हैं, पोर्ट सिटीज है तो क्या होगा, ट्रेड होगा समुद्री मार्ग से, और रिवर है तो रिवर के अराउंड तो सिटीज एस्टेब्लिश होंगी ही। तो पोर्ट सिटीज, रिवर का होना और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के आधार पर सिटीज जो हैं वो स्कैटर्ड हैं। लेकिन आप अगर एक मतलब मैं दायरे में अगर बांधने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हैं कि कुछ इतने दायरे में, मतलब ये हम बाउंड्री जो है वो मान सकते हैं हड़प्पा कल्चर की, ठीक है। इतनी बाउंड्री जो है वो हड़प्पा कल्चर की थी। तो आप देख रहे हैं नॉर्थ में मांडा नाम की एक जगह है, ठीक है। खैर आते हैं इस पे भी। फ्रॉम हियर इट स्प्रेड साउथवर्ड एंड ईस्टवर्ड कवरिंग पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी। देखिए प्रेजेंट डे के हिसाब से कहां कहां पर है, तो प्रेजेंट डे भारत के राज्य में देखिए गुजरात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के राज्यों में राजस्थान, भारत के राज्यों में पंजाब, भारत के राज्यों में हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कुछ हिस्सा
जम्मू और कश्मीर का, ठीक है। पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पाकिस्तान में मुल्तान, पाकिस्तान में सिंध, पाकिस्तान में बलूच, ठीक है, बलूचिस्तान। तो यहां पर जो है वो फैला हुआ है क्या, हमारी पूरी की पूरी ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम शिवालिक इन नॉर्थ टू द अरेबियन सी इन साउथ एंड फ्रॉम मकरान कोस्ट टू ऑफ बलूचिस्तान इन वेस्ट टू मेरठ इन नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, अब जोग्राफिकल या मतलब आप बोले कि डेमोग्राफिकल अगर एस्पेक्ट से देखें तो कहां पर फैला है, तो नॉर्थ में, कहां पर, नॉर्थ में हिमालयन रीजन है। तो हिमालयन रीजन की जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज से लेकर मकरान के कोस्ट, ये है मकरान का कोस्ट, ठीक है। सो शिवालिक रेंज से मकरान का कोस्ट और इधर बलूच से लेकर मेरठ तक, ठीक है, ये एक्सटेंट है किसका, हड़प्पन सभ्यता का। ज्योग्राफिकल फीचर में देखेंगे बलूच से लेकर मेरठ और शिवालिक से लेकर मकरान कोस्ट तक फैला है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहां पर नेचुरल बॉर्डर्स है ना, देखिए सुलेमान की पहाड़ियां, ऊपर हिंदू कुश, ये नेचुरल बॉर्डर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द एरिया फॉर्म्ड अ ट्राइंगल एंड अकाउंटेड फॉर अबाउट 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल है। 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और उस समय की सिविलाइजेशंस और कौन कौन सी थी, इजिप्ट की थी, मेसोपोटामिया की थी, हड़प्पा की थी और चाइना की थी, ठीक है। जिसमें से इजिप्ट और मेसोपोटामिया से तो बड़ी थी हड़प्पा की, इनफैक्ट उनको जोड़ दिया जाए तो भी उनसे बड़ी है, विच इज लार्जर देन एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। अदर इंपॉर्टेंट साइट्स और कौन कौन सी है, कोट दिज्जी इन सिंध, कालीबंगन इन राजस्थान, रोपड़ इन पंजाब, बनावली इन हरियाणा, लोथल, सुरकोताड़ा एंड धोलावीरा इन गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स राज्यवार, ये कुछ हैं, डिटेल में पढ़ेंगे आगे बाकी सारी साइट्स को भी। गुजरात में देखिए, गुजरात में आपको लोथल नजर आ रहा है, सुरकोताड़ा नजर आ रहा है और धोलावीरा, ये तीन साइट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट किसकी आ गई, गुजरात की, ठीक है। हरियाणा में आ जाइए, देखिए हरियाणा में आ गई आपकी बनावली, ठीक है। तो यहां पर हरियाणा में आपको कहीं दिल्ली के ऊपर बनावली नजर आ रहा होगा, ये रहा, देखिए बनावली आ गया हरियाणा में। उसके अलावा कोट दिज्जी जो है वो सिंध में, पाकिस्तान में सिंध में जो है वो कोट दिज्जी और मोहेंजोदारो भी है ना, चन्हू दाड़ो भी है। रोपड़ पंजाब में, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको, ये रोपड़ देखिए पंजाब में। उसके अलावा कालीबंगन राजस्थान में, ये रहा कालीबंगन राजस्थान में। तो ये मैप आप जो है वो कहां से करेंगे अवेल, कहां से होगा ये मैप आपको अवेल, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा मेरे, चौहान_सर_हिस्ट्री, वहां से आपको ये मैप भी मिलेगा। इस मैप को डिटेल में स्टडी कीजिएगा कि कौन सा शहर कहां पर है। बाकी ये मैप मैं आपको इतनी बार दिखा दूंगा, ये साइट्स आपको इतनी बार दिखा दूंगा कि भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। नो सिविलाइजेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी पीरियड वॉज एज लार्ज एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। कोई भी सिविलाइजेशन, ना ही चाइना, ना ही मेसोपोटामिया और ना ही इजिप्ट, कोई भी सिविलाइजेशन हड़प्पन जितनी बड़ी नहीं थी, ठीक है। दिस इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। मकरान कोस्ट, बलूचिस्तान, शिवालिक रेंज और यहां पर मेरठ, इस तरह फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये वही मैप है। इंपॉर्टेंट शहर देखिएगा कौन कौन से हैं, ये देखिए मकरान कोस्ट है आपका, सुतकांगेडोर मकरान कोस्ट में पड़ रहा है आपका। सो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट आएगा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। हमने अभी तक क्या देखा, इंपॉर्टेंट एक्सकवेटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड चीज देखी हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरी चीज हम देखेंगे अब ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहां से जो है वो उत्पन्न हुई है, ठीक है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फेजेस और स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट। देखिए कोई भी चीज स्नैप में नहीं होती, ठीक है। कोई भी चेंज आ रहा है तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजरेगा। दैट मीन्स अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले कुछ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का शुरुआती फेज था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज था और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग फेज था, ठीक है। तो 4 हिस्से में बांटेंगे हम, प्री हड़प्पन स्टेज, अर्ली हड़प्पन स्टेज,
मैच्योर हड़प्पन स्टेज एंड लेट हड़प्पन स्टेज या डिक्लाइनिंग फेज। ठीक है, सो प्री देखिए, प्री है आपका 5,500 से 3300 BC आपका प्री हड़प्पन, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले, बिल्कुल पहले, यानी जब हड़प्पा का नामो निशान नहीं था। तो आप गैस कर सकते हैं ये पीरियड क्या रहा होगा, ये आपका ट्रांजिशन रहा होगा नियोलिथिक से चालकोलिथिक में। ठीक है, अर्ली हड़प्पन पीरियड आप देख रहे हैं 3300 से 2600, ये आपका ट्रांजिशन रहा होगा चालकोलिथिक से ब्रॉन्ज में। मैच्योर हड़प्पन फेजेस 2600 से 1900, इसमें फुल फ्लेजेस जो है वो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होगी। और फिर लेट हड़प्पन पीरियड में धीरे धीरे जो है वो हड़प्पन कैरेक्टरिस्टिक्स का डिक्लाइन हुआ। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है फ्रेंड्स कि हड़प्पन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। किसी शहर को आप हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि सुत्काग्नेडोर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का था, आप कैसे कह रहे हैं कि लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का था। दैट मीन्स कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि इन सभी सिटीज में मिली हैं। उन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर आपको पता चल जाए तो आप कहीं भी एक्सकवेशन करेंगे और अगर वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहां मिल रही है, दैट मीन्स यू कैन क्लियरली से दैट दिस सिटी और टाउन और विलेज वाज पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढना है। ठीक है, सो वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किस फेज में रहे होंगे, ऑब्वियसली मैच्योर हड़प्पन फेज में। तो जो मैच्योर हड़प्पन स्टेज के जो शहर हैं उनमें हमें पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, प्लैंड टाउन विद सिटाडल्स एंड फोर्टिफिकेशंस एंड गेटवे एंट्रीज एंड ग्रैनरीज एंड टेराकोटा फिगरीन्स एंड ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट्स एंड ब्रॉन्ज इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, ये सारे जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हड़प्पा सभ्यता की, वो हमें मैच्योर हड़प्पन साइट्स में मिलेंगी। प्री हड़प्पन साइट्स में आइए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। प्री हड़प्पन स्टेज की बात करें तो 5500 से 3300 BCE। अब देखिए मेरी बात सुनिए यहां पर ध्यान से। ठीक है, हमने अभी तक हिस्टोरिकल पीरियड, इसीलिए मैंने प्री हिस्टोरिक पीरियड पे इतना आपको डिटेल में कराया। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा रहा दैट डजंट मीन कि उससे आप कनेक्ट नहीं करेंगे। कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का खेल है ना सारा। सो देखिए, प्री हिस्टोरिक में पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक से चालकोलिथिक से ब्रॉन्ज एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां पर है? ब्रॉन्ज एज में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जस्ट पहले क्या रहा होगा? चालकोलिथिक। चालकोलिथिक से जस्ट पहले क्या रहा होगा? नियोलिथिक। दैट मीन्स जहां जहां पर हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन साइट्स मिली हैं हमें, यानी कि मोहेंजोदारो, यानी कि हड़प्पा, यानी कि लोथल, ये जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं, या इससे पहले जो मतलब जो स्टार्टिंग या अर्ली हड़प्पन साइट्स जो थी, उनसे पहले जो आसपास की जो ये ट्राइबल रीजन यहां पर रहते होंगे या क्लैंस जो रहती होंगी, वो चालकोलिथिक और नियोलिथिक फेज में होंगे। वो नियोलिथिक से चालकोलिथिक में कन्वर्ट हुए, यानी कि उनको थोड़ा बहुत मेटल यूज करना आया, और जब उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कॉपर और कॉपर से ब्रॉन्ज बनाना आ गया तो उन्होंने शहर एस्टेब्लिश कर दिए और हमें क्या मिल गई यहां पर? हड़प्पा सभ्यता। सो दैट मीन्स इस रीजन से, ठीक है, इस रीजन से, है ना, अगर हड़प्पा सभ्यता यहां पर बीच में है, ये जो मैंने आपको कर्व बना दिया ना, अगर इसके बीच में हड़प्पा सभ्यता है तो इस रीजन से इन सभी जो पहाड़ी के तराई वाले एरिया हैं, यहां से चालकोलिथिक और नियोलिथिक लोग आगे मूव करे होंगे। क्यों? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में इंसान क्यों रह रहा है? क्योंकि वहां पर वो सेफ फील कर रहा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जंगली जानवर उसको धर ले रहे हैं, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र में वो केव्स बना सकता है, वो कुटिया बना सकता है, वो आग लगा के रिलेटिव सेफ्टी में रह सकता है। वहां पर उसको पत्थर अबंडेंस में अवेलेबल हैं, वहां पर जंगल इतना घना नहीं है, इसलिए वो जंगल को आसानी से काट कर जो है वो खेत बना सकता है। ठीक है, और नदी के पास वाला जो एरिया है वहां पर जंगल नहीं होता, तो वहां पर आसानी से खेत बन भी जाएगा। और तराई में और प्लेन में ना होने का फायदा एक ये भी है कि अगर बाढ़ आती है तो ढलान वाले क्षेत्र में बाढ़ तो आती नहीं है, तो वो बाढ़ से भी बचा रहता है। लेकिन जब इंसान ने धीरे धीरे चालकोलिथिक पीरियड में एंटर किया और जब उसको मेटल बनाना आ गया तो उसने पक्के मकान भी बनाने सीखे, क्योंकि पक्की ईंटों के मकान हमें देखने को मिलते हैं। तो अब वो प्लेन में आकर रहने का रिस्क उठा सकता था, क्योंकि अब वो पक्के मकान भी बना सकता है, राइट। अब वो प्लैंड टाउन भी बना सकता है, तो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है वो जंगली जानवरों से, अपने हार्वेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है वो बाढ़ से। ठीक है, सो
ये जब कॉम्पिटेंस इंसान में आ गई तो उसने पहाड़ों की रिलेटिव सेफ्टी छोड़ दी और वो प्लेन्स में आ गया, और जैसे ही वो प्लेन्स में आया हमें हड़प्पा सभ्यता एस्टेब्लिश होती हुई नजर आती है। सो नियोलिथिक से चाल्कोलिथिक में, यहां पर बिल्कुल सुलेमान की पहाड़ियां, बलूच के जो तराई के क्षेत्र है, हिंदू कुश के तराई के क्षेत्र, शिवालिक के तराई के क्षेत्र, ठीक है, इधर यहां पर जो विंध्या की रेंज है इसके तराई के क्षेत्र, यहां पर जो लोग रहते थे यही लोग इवेंचुअली मूव करते हुए हड़प्पा सभ्यता इन्होंने ही एस्टेब्लिश करी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। खैर, लेकिन प्री हड़प्पन स्टेज में देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय नोमैडिक पीपल बिगिनिंग टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ। सो प्री हड़प्पन क्या है आपका, नियोलिथिक से चाल्कोलिथिक में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी। ठीक है, सो नियोलिथिक में एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया इंसान ने, लेकिन हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिटीज हैं, टाउन्स हैं, दैट मीन्स परमानेंट स्थायी सेटलमेंट है। ठीक है, सो प्री हड़प, और तो इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, जो शुरुआती नोमैडिक ट्राइब्स है उन्होंने धीरे धीरे बसना शुरू किया होगा आसपास। सो प्री हड़प्पन स्टेज में हमें क्या दिखता है कि थोड़े बहुत जो है वो सेटलमेंट्स, विलेजेस हमें देखने को मिलती हैं। इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न बलूचिस्तान। ठीक है, अब देखिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इन सारे क्षेत्र में भी बता दिया कि हिंदू कुश से भी, शिवालिक रीजन से भी लोग आए, लेकिन जो हमारे पास प्रोमिनेंट एविडेंसेस हैं वो ईस्ट वेस्टर्न बलूचिस्तान के हैं, यानी इस एरिया के। ठीक है, सॉरी नॉट वेस्टर्न बट, अच्छा वो बलूचिस्तान का ईस्टर्न रीजन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो इस रीजन में जो है वो शुरुआती जो लोग रहते थे प्री हड़प्पन, उन लोगों ने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया प्लेन्स में और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, एक्सकवेशंस एट मेहरगढ़ अप्रोक्सीमेटली 241 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट ऑफ मोहेंजोदारो, ईस्ट वेस्ट नहीं होगा यहां पर, नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहेंजोदारो, शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेहरगढ़ की जो साइट है मोहेंजोदारो से कुछ दूरी पर है, यहां पर मेहरगढ़ की साइट पे हमें क्या मिला है, ये ईस्टर्न बलूचिस्तान है, क्योंकि बलूचिस्तान ईरान में भी फैला हुआ है, तो इस तरह बलूचिस्तान है, तो ये वेस्टर्न बलूचिस्तान हो गया और ये ईस्टर्न बलूचिस्तान है। तो ईस्टर्न बलूचिस्तान में मेहरगढ़ साइट, जिसमें पहले सवाल बनता था कि मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या हुई है, खेती हुई है, लेकिन फिर बाद में कोल्डीबा का नाम आया और अब राजस्थान की एक साइट है, वहां पर सबसे पहले हमें एविडेंस मिलते हैं किसके, एग्रीकल्चर के, वो भी मेसोलिथिक पीरियड का है। ठीक है, खैर, तो मेहरगढ़ से हमें जो है वो प्री हड़प्पन कल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर किसी भी कल्चर को आप प्री हड़प्पन क्यों कहेंगे, क्योंकि मैच्योर हड़प्पन से मिलती हुई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कैसी चीजें, यानी कि पॉटरी, जैसी पॉटरी प्री हड़प्पन लोग कर रहे होंगे वैसी ही सिमिलर पॉटरी मैच्योर हड़प्पन लोगों ने करी होगी, तो इसलिए आप कनेक्ट कर सकते हैं मेहरगढ़ से मोहेंजोदारो को। ठीक है, अर्ली हड़प्पन स्टेज, नेक्स्ट चीज आएगी अर्ली हड़प्पन स्टेज। तो प्री हड़प्पन स्टेज में हमारे पास पॉइंट क्या आया, प्री हड़प्पन स्टेज में हमारे पास शहर है मेहरगढ़। देखिए मोहेंजोदारो से ऊपर है थोड़ा सा मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट। मेहरगढ़ कहाँ है आपका, ये बलूच है। ठीक है, इतना एरिया में बलूच फैला है, तो ईस्टर्न बलूचिस्तान में मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आएगा आपके पास अर्ली हड़प्पन स्टेज, सेकंड पॉइंट आ गया, कैरेक्टराइज्ड बाय पीपल लिविंग इन लार्ज विलेजेस इन प्लेन्स। अब देखिए मेहरगढ़ जो है वो पहाड़ी की ढलान वाला एरिया है, वहां से अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया इंसान में कि मैं प्लेन में रह सकता हूं, मैं बाढ़ से डील कर लूंगा। तो इंसान ने प्लेन में आकर रहना शुरू किया, कब, अर्ली हड़प्पन स्टेज में। ठीक है, किसके कंटेक्स्ट में, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, राइट। दिस स्टेट विटनेस द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हड़प्पन कल्चर में रूरल से अर्बन लाइफ में, यानी सिटी ड्वेलिंग, यानी फर्स्ट अर्बनाइजेशन की तरफ पहला कदम आप कब कहेंगे, तो कहेंगे अर्ली हड़प्पन स्टेज में, यानी 3300 से 2600, यानी मोहेंजोदारो जैसे बड़े शहरों के बनने से पहले, क्योंकि मोहेंजोदारो बाद में बड़ा शहर बना होगा, पहले मोहेंजोदारो की जगह एक छोटा जो है वो सेटलमेंट रहा होगा। तो वो जो शुरुआती स्टेज ऑफ छोटे शहर हैं वो ये अर्ली हड़प्पन स्टेज है। द साइट्स ऑफ अमरी एंड कोट दिज्जी प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली हड़प्पन स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो प्री हड़प्पन स्टेज कहां पर है आपकी, मेहरगढ़ में।
ठीक है। अर्ली हड़प्पन स्टेज कहां पर आपकी, अमरी और कोटदिज्जी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोटदिज्जी जो कल्चर है, अमरी जो कल्चर है यहां पर नीचे, ये आपकी क्या है, प्री हड़प्पन स्टेज है। प्री हड़प्पन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रूरल से अर्बन में ट्रांजिशनल है ये। और देखिए जो सॉरी नॉट प्री बट अर्ली, प्री हड़प्पन रूरल है, विलेजेस में रहा जा रहा है, मैच्योर हड़प्पन सिटीज में रहा जा रहा है, और जो अर्ली हड़प्पन है वो ट्रांजिशनल है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि प्रोसेस ऑफ चेंज है ना, यही तो बदलाव है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि विलेज कल्चर से शहरी कल्चर में कन्वर्ट हुआ इंसान का रहन सहन, है ना। ये है मेहरगढ़ के रूइंस। देखिए मेहरगढ़ के रूइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो रखी जाती है कि मकान मिले हैं ऐसे, एक बड़ा मकान और उस मकान में 4 कमरे अंदर और दरवाजे जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो 4 कमरे वाला 1 या 2 मंजिल वाले जो मकान मिले हैं वो कहाँ मिले हैं हमें, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एज अ साइट, इस साइट की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइट वाले टॉपिक में कराऊंगा, जो सेकंड पार्ट रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्ली फेज। अर्ली फेज देखिए, कोटदिज्जी कल्चर और अमरी नाल कल्चर। तो अमरी नाल कल्चर में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं देखिए कहां कहां पर हैं, धोलावीरा, अमरी तो है ही, बालकोट है, गाजी शाह, ये कहां पर है, ये अमरी कल्चर। दिस इज अर्ली हड़प्पन, अभी मैच्योर हड़प्पन नहीं है, मैच्योर हड़प्पा से पहले। और ऊपर आपकी ये है कोटदिज्जी वाला, ठीक है, और इधर है क्या, सोठी सिसवाल कल्चर। तो ये 3 मुख्य अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्ली फेज के कल्चर्स हैं, अमरी, कोटदिज्जी और सोठी सिसवाल। बहुत है इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, और डायरेक्ट सवाल बनता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए हड़प्पा भी है, जलीलपुर, राना गुंडाई, रहमान धेरी, सराई खोला, ये कोटदिज्जी कल्चर के हैं। ठीक है, मेहरगढ़ कोटदिज्जी कल्चर के हैं ये। ठीक है, उसके अलावा यहां पर एक और है, देखिए दाम्ब सादत कल्चर भी है, दाम सादत शहर से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप आपको कहां से मिलेगा, याद है ना, चौहान _सर_ हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारी जो है वो पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी वहां पर, और इन मैप्स को डिटेल में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर और एक और, जोधपुर गणेश्वरा कल्चर, आहार बनास कल्चर। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट अर्ली हड़प्पन कल्चर। उसके अलावा ऊपर देखिए यहां पर बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में नजर आएगा आपको, बीएमएसी, लेकिन ये हड़प्पन कल्चर से बाहर है। लेकिन बीएमएसी भी एक्टिव था इस समय, यहां पर भी जो है वो अर्ली इंडो यूरोपियन ट्राइब्स एक्टिव थी। ठीक है, ये अमरी की साइट है, इसमें देखिए यहां पर जो है वो बहुत धूमिल है, मतलब बहुत क्लियर नहीं है कि ये बिल्डिंग्स कैसे काम करती थी, लेकिन हमें यहां पर आर्किटेक्चर मिला है। ठीक है, कोटदिज्जी नेक्स्ट। उसके अलावा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में नेक्स्ट आएगा मैच्योर हड़प्पन स्टेज। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय एमर्जेंस ऑफ ग्रेट सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स। प्री हड़प्पन स्टेज क्या थी, प्री हड़प्पन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, नोमैडिक पीपल बिगिनिंग टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ। ठीक है, अर्ली हड़प्पन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स पर सवाल बनता है, इसलिए बार बार प्रेशर डाल रहा हूं इसमें मैं। कैरेक्टरिस्टिक का क्या पॉइंट है, पीपल लिविंग इन लार्ज विलेजेस इन प्लेन्स। अर्ली हड़ समझ रहे हैं आप, पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं ना। पहले पहाड़ों में रहते थे, नोमैडिक रहते थे, लेकिन विलेज बनाना शुरू किया, फिर प्लेन्स में विलेज बनाने शुरू करे, और विलेज से धीरे धीरे शहरों में आने लगे, और मैच्योर में क्या है, प्रॉपर शहर बना लिए उन्होंने। ठीक, अर्बनाइजेशन हो गया। तो ये ट्रांजिशन नजर आ रहा है आपको, प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, और फिर लेट हड़प्पा। ठीक है, देखिएगा। मैच्योर हड़प्पा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एमर्जेंस ऑफ ग्रेट सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स। सम ऑफ द अर्बन सेंटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हड़प्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल। ठीक है, ये क्या है, शुरुआती मैच्योर हड़प्पन अर्बन सेंटर्स। The excavation at Kalibangan with its elaborate town planning and urban feature also provide evidence of this phase of evolution। तो ये एग्जाम्पल है कि कालीबंगन में भी जो है वो क्या है, तो मैच्योर हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी हैं, मैच्योर हड़प्पन साइट्स हड़प्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी,
कालीबंगन, उसके अलावा लोथल, ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स है। नेक्स्ट आएगा लेट हड़प्पन स्टेज। देखिए अभी आपको लगेगा कि मैंने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, आगे मैं आपको टाउन प्लानिंग वगैरह पे स्पेसिफिक अलग से डिटेल में समझाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। लेट हड़प्पन स्टेज पोस्ट 1800 BCE मार्क्ड बाय बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो लेट हड़प्पन फेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस फेज ऑफ एवोल्यूशन इज विजिबल फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ लोथल। बहुत इंपॉर्टेंट, लेट हड़प्पन साइट की या मतलब डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के एग्जांपल्स हमें कहां से मिल रहे हैं? लोथल से मिल रहे हैं। ठीक है, दो लोथल इज अ मैच्योर हड़प्पन साइट टू। ठीक है, however the civilization did not disappear overnight, many elements of this civilization can still be found late until 1000 से 900 BCE। देखिए मैंने बोला ना कोई भी चीज स्नैप में नहीं होती, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो अगर 1800 BC से अगर 1800 BC से डिक्लाइन शुरू हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही साल में डिक्लाइन हो गया, वो डिक्लाइन लगभग 150 सालों तक चला। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं। कहां पर? 1000 BC से 900 BC के आसपास भी हमें हड़प्पन सभ्यता के एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यानी कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं? पॉटरी, ब्रॉन्ज के जो भी स्कल्पचर्स ब्रॉन्ज से बनाए गए हैं, उसके अलावा पक्की ईंटों के मकान, प्लेन टाउन्स वगैरह, ये जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं हड़प्पा के, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जांपल्स दूंगा कहां कहां पर। ठीक है, आगे देखिए। सो दिस इज मैच्योर हड़प्पन फेज, और ये है देखिए मैच्योर, ये है एक्चुअली में मैच्योर हड़प्पन फेज। ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इस मैप को कहां से मिलेगा आपको? चौहान_सर_हिस्ट्री। इस मैप को घोट के पी जाना। ठीक है, तो ये जो बोल्ड में है मोहेंजोदारो, ठीक है, गनवेरी वाला, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धोलावीरा, ठीक है, ये जो है वो मैच्योर हड़प्पन साइट्स है। अब यहां पर देखिए एक शोरतुगाई करके भी है। ठीक है, बहुत दूर बैठा है ये, एक शोरतुगाई करके एक ऐसी साइट है, ठीक है, जहां पर हमें हड़प्पन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेंट्रल एशिया में हड़प्पन साइट कहां देखने को मिली है, तो एक शोरतुगाई नाम की एक साइट पे हड़प्पन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले हैं। ठीक है, अब ये ट्रेड से हो सकता है, क्योंकि देखिए जो काबुल वाला रीजन है ना, यहां से साफ साफ ट्रेड रूट है, तो ये ट्रेड की वजह से यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स पहुंची हैं, लेकिन यहां पर हड़प्पन एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। उसके अलावा अन्य बहुत सारे छोटे साइट्स हैं यहां पर, और खासतौर पर रिवर्स आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये सप्त सिंधु सिस्टम जो है वो, उसके अलावा पोर्ट सिटीज देखिए, पोर्ट सिटीज सुत कांगेडोर, उसके अलावा यहां पर देखिए सोटकाको, बालाकोट, कुंसाई, सोमनाथ तो बाद में डेवलप हुआ है, लोथल, सुरकोताड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये। सो दिस इज मैच्योर हड़प्पन। तो मैच्योर हड़प्पा के आप जो हैं वो इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। ये मैप हम बार बार आगे देखेंगे जब मैं आपको साइट स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब एक एक साइट को जब हम उठा के देखेंगे ना, तो हर एक साइट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वो कहां पर है, कहां नहीं है, उसके आसपास रिवर कौन सी है, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, तो दिस इज एन इमेज ऑफ हड़प्पन एक्सकवेशन। इसमें आप देख लीजिए बिल्डिंग्स हमें नजर आ रही हैं साफ साफ। मोहेंजोदारो, ये है सिटाडेल मोहेंजोदारो का। ठीक है, सिटाडेल के आसपास फोर्टिफिकेशन है, फिर यहां पर जो है वो लोअर लेवल ऑफ सिटी है। तो इस तरह हमें टाउन प्लानिंग वाला जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं आगे, उसमें समझाऊंगा कि 3 टियर लेवल जो है वो सिटीज के हुआ करते थे। नेक्स्ट धोलावीरा, राखीगढ़ी। देखिए गढ़ी, गढ़ शब्द का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन, तो जहां पर भी आपको गढ़ी लिखा हुआ नजर आएगा ना, दैट मीन्स वो जगह एक फोर्टिफिकेशन थी। ठीक है, कालीबंगन, कालीबंगन शब्द का मतलब है काली चूड़ियां। यहां पर हमें काली चूड़ियों की इंडस्ट्रीज मिलती हैं, या बेसिकली मेटल और कांच की चूड़ियों की इंडस्ट्री मिलती है। एंड दिस इज लेट फेज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, लेट फेज में यानी कि डिक्लाइन कर गया। अब डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के कई कारण हैं। ठीक है, उसमें से
नॉट जियोग्राफिकल, लेकिन क्लाइमेटिक कारण, यानी कि सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, बारिश ना होना कई कई सालों तक या कई सैकड़ों सालों तक बारिश, मतलब अच्छे से बारिश ना होना जिससे सूखा पड़ गया, एक कारण तो ये बोला जाता है। दूसरा, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी रखी जाती है कि बाहर से आर्यंस ने इन्वेड किया और उन्होंने इन सिविलाइजेशन को ध्वस्त किया। ठीक है। तीसरा बोला जाता है कि भूकंप आया बहुत भयानक और ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। उसके अलावा बीमारियों का भी दिया जाता है कि मलेरिया, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां फैल गई और ये सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो गई। या उसके अलावा जनरली जो है वो लोगों ने एक एक करके ग्रेजुअली ये एरिया छोड़ दिए और रिलेटिवली गंगा के मैदान में जो है वो मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा उपजाऊ जगह थी। ठीक है। तो कई सारी थ्योरीज दी जाती हैं। तो आप अगर हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ेंगे तो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आपके कंसर्न में आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। अदरवाइज प्री के लिए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नाउ प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये लेट फेजेस और कल्चर कौन कौन से हैं। देखिए यहां पर सिमेट्री एच कल्चर, ठीक है, ऑकर कलर्ड पॉटरी या कॉपर हुड कल्चर, उसके अलावा रंगपुर कल्चर और इधर जुखार कल्चर, यहां पर गंधार ग्रेव कल्चर, ये है आपके लेटर हड़प्पन कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर हड़प्पन कल्चर की साइट्स देख लीजिए, मोहनजोदारो है, चान्हू है, अमरी भी है, ठीक है, झुकार, पिराक, ऊपर यहां पर हड़प्पा, रोपर, भगवानपुरा, हुलास, आलमगीरपुर, नीचे गुजरात साइड देखिए सोमनाथ भी है, रोजी, लोथल, धोलावीरा, ये सारी साइट्स अवेलेबल हैं। लेकिन यहां पर देखिए ये बाहर की है, हड़प्पा से बाहर की है ये। ठीक है। नीचे यहां पर सावलदा कल्चर नजर आ रहा है, मालवा कल्चर नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है। मालवा के रीजन में ये हड़प्पा से बाहर के हैं। आहार बनास कल्चर नजर आ रहा है, ऊपर गंधार ग्रेव कल्चर, ये हड़प्पा से बाहर के हैं। ये जो कलर्ड पार्ट है ये हड़प्पाई कल्चर है, बट स्टिल देखिए कहां प्रोमिनेंट है ये, पंजाब और सिंध के एरिया में, पंजाब, सिंध और गुजरात, इन 3 जगह पे प्रोमिनेंट है लेट हड़प्पन कल्चर भी। क्यों? पंजाब में पंजाब होने की वजह से उपजाऊ भूमि, और सिंध और धोलावीरा, सिंध और गुजरात क्या देते हैं, पोर्ट टाउन्स। ठीक है। सो पोर्ट टाउन्स की वजह से ट्रेड है, इसलिए यहां पर भी हड़प्पन कल्चर मौजूद रह गया। ठीक है। दिस इज लोथल। अब देखते हैं कुछ फीचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। सबसे पहला है टाउन प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको स्लो और इतनी सारी चीजें दिखा रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है। सो ये टाउन प्लानिंग देख रहे हैं, हर जगह आपको एक कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही है, पक्की ईंटों के मकान, और ऐसा लग रहा है जैसे प्लान करके बनाया गया है शहर पूरा का पूरा। मोहनजोदारो भी, धोलावीरा भी, राखी गढ़ी भी, देखिए पक्की ईंटों के मकान। ठीक है। पक्की ईंटों के मकान आपको हर जगह नजर आएंगे, कुएं नजर आएंगे, देखिए कालीबंगन में कुआं है घर के परिसर में, बहुत इंपॉर्टेंट। लोथल में देखिए पक्की ईंटों के मकान। सो हड़प्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। सबसे पहला पॉइंट आ गया, हड़प्पन कल्चर की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इट्स प्लान्ड टाउन्स। हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन हैड अ सिटाडेल। अब प्लान टाउन्स का मतलब क्या है? देखिए अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात ही नहीं करी हड़प्पा के। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इतना बड़ा शहर चला रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई सरकार तो रही होगी, है ना किसी तरह का गवर्नमेंट या गवर्निंग या अथॉरिटी का मैकेनिज्म तो रहा ही होगा। और उस गवर्निंग या अथॉरिटी के मैकेनिज्म की पुष्टि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से कहां से हो रही है? विद द प्रेजेंस ऑफ सिटाडेल। तो कालीबंगन जैसा शहर, मोहनजोदारो, हड़प्पा जैसे शहरों में हमें सेंटर में सिटाडेल देखने को मिला है। सिटाडेल का मतलब होता है कि एक कैपिटल प्लेस, एक शहर के बीचों बीच एक प्रोमिनेंस की बिल्डिंग, जिससे यह पता चलता है कि इस शहर का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहा होगा वो इस बिल्डिंग में रहता होगा। तो सिटाडेल हमें कहां कहां देखने को मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन में। कोर फोर्टिफाइड एरिया ऑफ अ टाउन और सिटी। सिटाडेल क्या होता है? मान लीजिए ये शहर है, ठीक है, तो मान लीजिए ये शहर की बाउंड्री था, तो इस शहर के अंदर कोई एक ऐसा एरिया जो कि फोर्टिफाइड है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एक सेंट्रल प्रोमिनेंट सी बिल्डिंग देखने को मिलती है, दैट इज सिटाडेल। हो सकता है कि वो बाकी सब शहर से थोड़ा सा ऊंचाई पे बसा हो, ताकि हायर ग्राउंड से जो है वो दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। ठीक है। जो कि हमें मोहनजोदारो केस में दिखता है, मोहनजोदारो का जो सिटाडेल है वो
हायर मतलब थोड़ा सा एलिवेशन पे स्थित है, ठीक है। मेड ऑफ मड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स कैसी, पक्की, विच वॉज प्रोबेबली ऑक्यूपाइड बाय मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास, और हम यह डिड्यूस कर सकते हैं कि सिटाडेल जो है वो वहां पर गवर्निंग बॉडी रहती होगी। बिलो द सिटाडेल इन ईच सिटी वॉज अ लोअर टाउन विद ब्रिक हाउसेज इनहेबिटेड बाय कॉमन पीपल। सिटाडेल के नीचे जो है वो क्या था, लोअर टाउन, यहां पर जो है वो लोअर टाउन रहता था, जिसमें इस तरह 90 डिग्री पर काटने वाली सड़कें होती थी और बीच में जो है वो मकान होते थे ऐसे, ठीक है। जैसे हर इमेज में आपको दिख रहा है, देखिए ये मकान है, ठीक है। यहां पर देखिए ये सामने सड़क है और ये मकान है, देखिए ये सड़क है और ये मकान है, और ऊपर जो है वो थोड़ा सा हाइट पे सिटाडेल होगा। देखिए ये सिटाडेल है, ये बीच में से सड़क जा रही है, देखिए सड़क है, ये यहां पर ये सड़क है और ये मकान है बीच में। सो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है और ये लगभग हर मैच्योर और हड़प्पन फेज के शहर में या बड़ी सिटीज में देखने को मिला। The remarkable thing about the arrangement of the houses in the city is that they followed a grid system with roads cutting across one another at right angle. बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये है ग्रिड सिस्टम। देख रहे हैं आप, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ये ग्रिड सिस्टम है और ये बिल्डिंग्स हैं और हर रोड एक दूसरे को देख रहे हैं आप 90 डिग्री पे काट रही है। तो दिस इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी, ठीक है, और अ टाउन, जो कि हमें हड़प्पा में भी देखने को मिला, मोहनजोदारो में भी, कालीबंगन में भी, धोलावीरा में भी, लोथल में भी, जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वहां पर ये फीचर देखने को मिला। इसीलिए हमने कहा जहां पर हमें ऐसा शहर देखने को मिल रहा है ना जिसकी जहां पर जो है वो ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पैटर्न में आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं और सड़कें जो है वो आपस में 90 डिग्री में काट रही हैं, एक सिटाडेल है, फोर्टिफिकेशंस है, पक्की ईंटों के मकान है, ठीक है, ब्रॉन्ज के ऑर्नामेंट्स हैं, ब्रॉन्ज के इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, पॉटरी नजर आ रही है, पॉटरी में सर्टेन मतलब एक सिमिलैरिटी है उनके ऊपर मोटिव्स और पैटर्न्स की। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जहां जहां पर हमें मिल रही है हम कह देंगे कि ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिटी या टाउन है, ठीक है। आगे देखिए, ये है सिटाडेल, ये सिटाडेल का एग्जांपल है। देखिए ये मोहनजोदारो का सिटाडेल नजर आ रहा है ना आपको, देख रहे हैं आप, एलिवेशन पे है, हाइट पे है, और ये है बाकी का शहर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दिस इज दैट ग्रेट बाथ, ये वो ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो का, ये है, ठीक है, ये ग्रेट बाथ है और वो सिटाडेल है। ये देखिए ये रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ये सिटाडेल है, ये सिटाडेल की फोर्टिफिकेशन है, ठीक है, फोर्टिफिकेशन यानी चार दीवारी, और ये सामने शहर है, ठीक है। ये देखिए ये रही ग्रेट बाथ और ये सामने का शहर है पूरा का पूरा। दिस इज मोहनजोदारो रिकंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट देखिए टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। देखिए ये आपको सड़कें नजर आ रही हैं, ठीक है, दिस इज, ये सड़क है, ये आपको ग्रेट बाथ नजर आ रहा है, और ये देखिए मकान, मकानों की दीवारें कितनी चौड़ी चौड़ी हैं, ठीक है। तो यहां से हमें प्लान टाउनिंग का पता चलता है, पक्की ईंटों के मकान है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फीचर्स क्या क्या है। ऑलमोस्ट एवरी सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स। सभी सिटीज, ऑलमोस्ट सभी सिटीज जो है वो क्या थी, फोर्टिफाइड थी। अगर आप जानते हैं कि कौन सी सिटी में फोर्टिफिकेशन नहीं था तो आप तुरंत जो है वो कमेंट में बताएंगे। दो इट इज अ प्रीमियर, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पर नजर रखता हूं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुंच नहीं रही हैं, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, या अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है मेरी, तो शेयर का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव है वहां पर शेयर कीजिए इन वीडियोस को, बहुत जरूरी है, ठीक है, बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी तक मैंने करवाया नहीं और पहली बार करवा रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत चुन चुन के पॉइंट्स लेकर आया हूं। सवाल इनमें से बनेगा ही बनेगा, मान के चलिए 2021 में एक सवाल तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ ही रहा है, और वो एक सवाल हमें मिस नहीं करना, ठीक है। सो यहां पर मेरा सवाल क्या है आपसे कि किस इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर में फोर्टिफिकेशन नहीं है, कमेंट में बताएंगे आप मुझे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हर एक शहर में क्या है, सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स एंड गेटवेज टू कंट्रोल ट्रेड एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स एंड मिलिट्री इन्वेजन। देखिए मैंने कहा था ना, इंसान प्लेन में आकर क्यों नहीं रहता था, क्योंकि इंसान को पता था कि जो भी वो खेत बनाएगा बाढ़ आ जाएगी और बर्बाद हो जाएगा सिस्टम। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर हैं वो इस तरह डिजाइन किए जाते थे, फोर्टिफिकेशन इस तरह की जाती थी कि अगर बाढ़ आए तो शहर के अंदर जो है वो बाढ़ ना घुस सके और
बर्बादी जो है वो बाढ़ की वजह से ना हो, इसीलिए फोर्टिफिकेशन। उसके अलावा इन्वेजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन था, और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए भी, है ना, कोई मन मर्जी से शहर में आके ट्रेड ना कर जाए। तो जो द्वार रहता था, जो भी दरवाजे रहते होंगे, उस दरवाजे पर टोल, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहता होगा वो टोल लेने के लिए वहां पर बैठे रहते होंगे, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर इज द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने बोला ना, पक्की ईंटें, बर्न्ट ब्रिक्स। और इतने बड़े लेवल पर अगर शहर बने हैं, देखिए कितनी सारी ईंटें हैं यहाँ पर, है ना, कितनी सारी ईंटें लगी हैं। तो इतनी सारी ईंटें लगाने के लिए इन ईंटों को पकाना भी पड़ेगा, और ईंटें पकाने के लिए भट्ठे, फर्नेस लगानी पड़ेगी, और उन फर्नेस में आग लगेगी किससे? लकड़ियों से। तो इतने बड़े लेवल पर लकड़ियां कहां से आएंगी? ऑब्वियसली जंगल से। और किन जंगलों से? तो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से देवदार और अन्य जितनी भी पहाड़ी लकड़ियां हैं उनको लाया जाता था। उसके एविडेंसेस हमें बोथ शिवालिक रीजन में और हड़प्पन सिटीज में देखने को मिला है कि देवदार की लकड़ियां लाई गई हैं इन भट्ठों को, इन फर्नेसेस को जलाने के लिए, ताकि पक्की ईंटें बनाई जा सके, ठीक है। इनफैक्ट बिल्डिंग के, घर की बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं वो हमें इन देवदार की लकड़ी के तनों के मिले, ठीक है, स्टेम्स के। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर इज यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्न्ट ब्रिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये सवाल बन जाता है, क्या वैदिक कल्चर के घरों में बर्न्ट ब्रिक्स थी? तो आपका जवाब है नहीं, नहीं, वहां पर मड की ब्रिक्स थी, पक्की ईंटें नहीं थी, ठीक है। पक्की ईंटें हमें जाकर मगध डायनेस्टीज में जाकर मिलेंगी। फिर जब हमें सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन होता हुआ नजर आएगा ना, जब मगध 16 जनपदों के बाद, जब महाजनपदों के बाद डायनेस्टीज एस्टेब्लिश होनी शुरू होंगी, प्रॉपर बड़े शहर एस्टेब्लिश होने शुरू होंगे, वहां पर हमें पक्की ईंटों के मकान फिर से देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में, हमें पक्की ईंटों के मकान मिल गए देखने को। दैट मीन्स बड़े लेवल पर फर्नेसेस भी अवेलेबल थी, ठीक है। द स्टोन बिल्डिंग्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं थी। हमें वैदिक कल्चर में, लेटर वैदिक कल्चर में, शुरुआती 16 महाजनपदों में हमें पत्थर की बिल्डिंग्स देखने को मिली है। इनफैक्ट आज भी अगर आप, जैसे अगर आप हिमाचल या पहाड़ी क्षेत्र के गांव में आए तो अभी भी दीवारें पत्थर की चिनी हुई होती हैं। और नॉट जस्ट हिमाचल, लेकिन भारत के अन्य किसी भी गांव में अगर आप जाएंगे तो पत्थर की, ईंटों की जगह पत्थर की दीवारें आपको बनी हुई नजर आएंगी। लेकिन बहुत हैरत की बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंटें बनाने में वो लोग इतने निपुण हो गए कि पत्थर की दीवारें उन्होंने बनाना सही समझा ही नहीं। तो हमें पत्थर की दीवारें नहीं देखने को मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में, बट विद एन एक्सेप्शन। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो कौन सा हड़प्पा शहर है जहां पर पत्थर की दीवार मिली है, ठीक है। अनदर रिमार्केबल फीचर वाज द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट फीचर है प्लान टाउनिंग का ड्रेनेज सिस्टम, वो भी अंडरग्राउंड। हर घर के बाहर जो है वो नाली हुआ करती थी, और उस नाली के ऊपर पत्थर की, रेड सैंडस्टोन या अन्य जो भी पत्थर अवेलेबल थे उनके स्लैब्स रख दिए जाते थे ताकि कोई नाली में गिरे ना। जैसे प्रेजेंट डे आज भी भारत के किसी भी मोहल्ले, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में चले जाएं तो घर के बाहर नालियां होती हैं जस्ट, और उन नालियों के ऊपर पत्थर रख दिया जाता है। तो यह कैरेक्टरिस्टिक हड़प्पन कल्चर से चली आ रही है, भारत में आज तक है। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत जबरदस्त था। तो जिस तरह का हाइजीन हड़प्पन शहर में मेंटेन रखा जाता था, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लगभग 2000 साल बाद तक भी उस तरह का प्लान टाउनिंग जो है वो एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका। उस तरह की हाइजीनिक टाउन्स जो है वो नहीं बनाए जा सके। इनफैक्ट आज के टाउन्स इतने हाइजीनिक नहीं है जितने हड़प्पा कल्चर के थे, ठीक है। कनेक्टिंग ऑल हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन्स विच वर ईदर कवर्ड विद ब्रिक्स और स्टोन स्लैब्स। हर घर के बाहर, मान लीजिए ये गली है, इस गली में ये ऐसे घर है, हर घर के बाहर जो है वो ड्रेनेज इस तरह नाली हुआ करती थी, और हर स्ट्रीट की ये कॉमन नाली जो है वो आगे जाकर, हर स्ट्रीट की नालियां जाकर आगे एक बड़े ड्रेनेज में जुड़ जाती थी, और वो ड्रेन जो है वो जाकर किसी नदी नाले में गिर जाता था। तो ये तो प्रेजेंट डे ड्रेनेज सिस्टम भी तो ऐसे ही काम कर रहा है, राइट। तो प्रेजेंट डे ड्रेनेज सिस्टम भी ऐसे ही काम कर रहा है। दैट मीन्स ये कॉमन सेंस जो है वो 4500 साल पहले डेवलप कर ली गई थी हड़प्पन पीपल द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, in almost all the cities every house large or small had its own courtyard and bathroom। बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग हर शहर में बाथरूम यानी कि स्नानागार, हर घर में, हर शहर में
जो है वो बाथरूम देखने को मिले हैं हमें, ठीक है। कोर्टयार्ड, छोटे छोटे आंगन देखने को मिले हर घर में। द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक बाथरूम्स एंड ड्रेन इज रिमार्केबल एंड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा इज ऑलमोस्ट यूनिक ऑफ दैट टाइम, ऑब्वियसली इट वॉज यूनिक, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा ना कि हाइजीन का बहुत जबरदस्त ख्याल रखा जा रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन द्वारा, तो ये एग्जाम्पल है। बाथरूम हर घर में, तो नहाने धोने का ख्याल रखते थे। अगर आप यूरोप का कल्चर पढ़ेंगे ना, ठीक है, अगर आप यूरोप का कल्चर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एंग्लो सेक्शंस जो हैं वो डेन लोगों से चिढ़ा करते थे। क्यों? क्योंकि एंग्लो सेक्शंस की जो महिलाएं हैं ना, वो डेन पुरुषों को पसंद करती थी। क्यों? क्योंकि डेन पुरुष अपना ख्याल रखते थे। डेन पुरुष महीने में, हफ्ते में एक बार जो है वो नहाते थे और महीने में एक बार अपना बाल धोते थे। इसलिए एंग्लो सेक्शंस की जो महिलाएं हैं वो उन्हें पसंद करती थी, और इसलिए एंग्लो सेक्शंस और डेन्स के बीच में युद्ध होता था कि हमारी महिलाएं तुम्हारे पुरुषों को पसंद करती हैं कि तुम अपना ख्याल रखते हो। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, लगभग ये बात है 1 से 1,500 साल पुरानी। तो ये हालत थी उनकी सिविलाइजेशन की कि हफ्ते में एक बार नहाना उनके लिए बड़ी बात थी, और जबकि भारत में 4,500 साल पहले हर घर में बाथरूम था। देख रहे हैं आप? सो ये डिफरेंस है, क्योंकि वो ठंडे एरिया में रहते थे, वहां पर बीमारियां नहीं होती थी, तो भारतीय लोगों को रिलेटिवली गर्म एरिया में रहना, तो अपने आप को साफ रखना जरूरी होता था ताकि बीमारियां ना फैले, ठीक है, बीमारियां ना लगे। नो अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पेड सो मच अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीनलीनेस एज डिड हड़प्पा। ना ही इजिप्ट की सिविलाइजेशन में इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम था, ना ही मेसोपोटामिया में, ना ही चाइना में जिस तरह का इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम और हेल्थ केयर और क्लीनलीनेस और हाइजीन का जिस तरह से ध्यान रख रहे थे ये, ठीक है। जिस तरह के प्लान टाउन्स थे, उस तरह के प्लान टाउन्स इन तीनों उस समय की कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस में नहीं थे। सो भारत, वी कैन से दैट वी वर एडवांस्ड एट दैट टाइम, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यूरोपियंस है तो बहुत ज्यादा, स्पेशली यूरोपियंस को मैं आपको बताऊं, यूरोपियंस को खाना पीना रहना सहना अभी पिछले 1,500 साल पहले ही आया है, ठीक है। उससे पहले बहुत भयंकर असभ्य तरीके से रहते थे वो, बहुत ज्यादा। रोमन्स और ग्रीक सिविलाइजेशन को छोड़ दें तो उसके अलावा जो बाकी हिस्सा है यूरोप का, रोमन और ग्रीक्स के जो चपेटे से बाहर थे, यानी कि जो गोथिक ट्राइब्स हैं, जो जर्मन ट्राइब्स हुआ करती, जो फ्रैंकिया की ट्राइब्स थी, उसके अलावा एंग्लो सेक्शंस, ब्रिट्स, डेन्स और वाइकिंग्स वगैरह बहुत जंगली तरीके से रहते थे ये, ठीक है। वैदिक लोग तो बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, मतलब सांस्कृतिक थे वैदिक लोग यूरोपियंस के मुकाबले तो। और बाद में फिर वो हमें सिखाते हैं कि हमने तुम्हारी सिविलाइजेशन ठीक करी, हम तुम्हें सिविलाइज कर रहे हैं, और जबकि हमारी सिविलाइजेशन उनसे बहुत समय पहले से ही बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा जो है वो डेवलप्ड थी। इसीलिए वो चिढ़ते थे। नॉट जस्ट इंडिया, चाइना की सिविलाइजेशन भी बहुत डेवलप्ड थी यूरोपियंस के मुकाबले, बट उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करी। उनकी ये कमियां, रिसोर्सेज की कमी की वजह से ही उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करी एज ऑफ एनलाइटमेंट के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए मिट्टी के, आपको देख रहे हैं, ये मिट्टी से बनी हुई पकाई हुई ईंटें हैं, मड ब्रिक्स, ठीक है। ये है ड्रेनेज सिस्टम। देखिए हर घर के बाहर जो है वो ये नाली है, और देखिए इस कमरे के बाहर भी नाली, इस कमरे के बाहर भी नाली, और ये नाली जो है वो एक मुख्य, एक बड़ा ड्रेन से जुड़ जाता होगा, और फिर वो शहर से बाहर ले जाया जाता होगा, किसी नाले में फेंक दिया जाता होगा, ठीक है। उसकी परवाह नहीं है फिर, मतलब वाटर सीवेज ट्रीटमेंट तक की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई ना उनके पास, ठीक है। बट स्टिल इट वाज वे अहेड ऑफ देयर टाइम, वे अहेड। 2, 2.5, 3 हजार साल आगे चल रहे थे ये बाकी सभी सिविलाइजेशन से, ठीक है। आगे देखिए। ये है हड़प्पा का गेटवे। हड़प्पा के गेटवे में आप देख रहे हैं ऊपर जो है वो दुर्ग है, ठीक है, और यहां से जो है वो जो भी ट्रेडर अंदर ले जाना चाहता है ले जा सकता है, और अंदर जो है वो मार्केट लगी है, ठीक है। ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, ये मोहनजोदारो की ग्रेट बाथ है, और यहां पर जो है वो देखिए छोटे छोटे सेक्शंस हैं, छोटे छोटे कमरे हैं इधर। इन कमरों में अब स्पेकुलेट किया जाता है कि यहाँ पर प्रीस्ट रहते होंगे, कपड़ा बदलने के लिए था, सोने के लिए था, क्या था, और ये ग्रेट बाथ का पर्पस क्या था, क्या ये अम्यूजमेंट के लिए था, या ये किसी तरह की मान सकते हैं आपकी किसी तरह की रिचुअल के लिए था। तो ये स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम कुछ डिटेल में कह नहीं सकते, ठीक है।
ये ग्रेनरी, अब ग्रेनरी हमें हड़प्पा में भी मिली है, मोहनजोदारो में भी मिली है, बड़े बड़े हर शहर में ग्रेनरी मिली है। तो देखिए ट्रेड जो है वो किस वजह से, किससे हो रहा है, बार्टर से हो रहा है, क्योंकि करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। बार्टर किसका, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। दैट मींस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करके रखना, यानी ट्रेजर क्या है, ट्रेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही है। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस दीज ग्रेनरीज दे सर्व्ड एज ट्रेजरीज फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हड़प्पन्स एंड different views have been put forward by scholars regarding the same. The cultural homogeneity of the Indus civilization points toward the presence of single central authority. अब देखिए, दो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स डिसाइफर नहीं हुआ है, इस वजह से हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा ही था। लेकिन इतना बड़ा सिविलाइजेशन, और हर सिविलाइजेशन में, मतलब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के हर शहर में सेम तरह के टाउन्स, सेम तरह का ट्रेडिंग पैटर्न, सेम तरह की सील्स, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। दैट मींस एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो थी जो ये सारी चीजों को मैंडेट या कंट्रोल या रेगुलेट कर रही थी। जबकि हम ये नहीं कह सकते ठोस तरीके से, क्योंकि कोई लिटरेरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब पढ़ा नहीं गया है, तो हम ठोस तरीके से नहीं कह सकते कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। लेकिन जिस तरह अगर आप स्टडी करेंगे सारी साइट्स को और देखेंगे उन सिमिलैरिटीज को, तो आप ये मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जो कि रेगुलेट, मैंडेट, कंट्रोल कर रही होगी इन सारी सिटीज को। और वो सेंट्रल अथॉरिटी कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा में थी, कुछ लोग कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में थी, क्योंकि ये दो बड़े शहर हैं। कुछ साइंटिस्ट, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि दोनों ही शहरों में थी, यानी कि एक, मतलब दो राजधानी वाला सिस्टम था। ठीक है, द हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन रीइंफोर्स दिस व्यू। समझ रहे, स्टैंडर्डाइजेशन किसका, वेट एंड मेजर्स से लेकर सड़कों की चौड़ाई, ड्रेनेज सिस्टम की गहराई, दीवारों की ऊंचाई, ईंटों की लेंथ, सारी बात छोड़िए, जितने भी शहर मिले सब में ईंटें सेम है। तो दैट मींस किसी ने तो लिख कर दिया होगा ना कि ईंटों की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये रखनी है आपको। दैट मींस कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी थी। तो ये जो सिमिलैरिटीज हमें लगभग हर शहर में देखने को मिली है, इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद थी। ठीक है, देयर इज ऑल्सो यूनिफॉर्मिटी इन सील्स, पॉटरी, ब्रिक्स, आर्टिफैक्ट्स, वेट्स एंड मेजर्स, तो मैंने आपको बताया ही। ठीक है, इन सारी चीजों में यूनिफॉर्मिटी है। टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, सिटाडेल वगैरह बनाना, फोर्टिफिकेशंस, सील्स किस तरह की, पॉटरी किस तरह की, तो यही तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। यही सारी चीजें मिल रही हैं इन सारे शहरों में, तभी तो हम बोल रहे हैं कि सब इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और अगर ये सारी सिमिलर बन रही है, सेम शेप साइज की बन रही है, दैट मीन्स कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो डिसाइड कर रही है कि कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सम ऑफ द स्कॉलर्स होल्ड द व्यू दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूल्ड फ्रॉम ट्विन सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, while others are of the view that there was elaborate village administration. So दो मुख्य व्यूज हैं। पहला ये कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से, ये दो कैपिटल सिटीज हैं, यहां से जो है वो पूरा हड़प्पा जो है वो नॉर्थ वाले पार्ट को कंट्रोल करता होगा और मोहनजोदारो दक्षिण वाले पार्ट को। ठीक है, पहला तो व्यू ये है। दूसरा व्यू क्या है कि जो टाउन्स हैं, जो विलेजेस हैं या जो सिटीज हैं, इनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रहते होंगे जो मिलकर डिसाइड करते होंगे। ठीक है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी ना होकर एक फेडरल सिस्टम होगा, है ना। फेडरल सिस्टम में भी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, लेकिन यहां पर मान लीजिए लोथल है, धोलावीरा है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, कालीबंगन है, इन सब के जो प्रमुख हैं ये आपस में बैठकर डिसाइड करते होंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और ये सोचते होंगे कि सिमिलरली कर लिया जाए। तो ये हाईली अनलाइकली है। विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी मनमर्जी तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन जितनी हाई, मतलब जिस लेवल पर हमें सिमिलैरिटीज नजर आई हैं, सेंट्रल अथॉरिटी होने का जो पॉइंट है वो काफी स्ट्रांगली रखा जा सकता है। ठीक है, इन द हड़प्पन कल्चर द सिटाडेल मे हैव बीन द सीट ऑफ सोवरेन पावर। ठीक है, सो सोवरेन पावर कहां बैठी होती थी, सिटाडेल में, हम कह सकते हैं। ठीक है,
द मिडिल टाउन मे हैव बीन द सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड द ग्रेट ग्रेनरी एट मोहिंजोदारो मे हैव बीन द ट्रेजरी। सो ग्रेट ग्रेनरी जो हमें यानी कि अनागार जहां पर अन्न रखा होता था वो ट्रेजरी मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रेड जो है वो बार्टर से हो रहा है, और बार्टर किसका किया जा रहा है? अन्न का। दैट मीन्स करेंसी क्या है? करेंसी इस समय अन्न ही है, या जो भी आप बार्टर कर सके वो करेंसी है, मुख्य तौर पर अन्न। अन्न यानी कि ग्रेन जो भी खाया जा रहा है, ठीक है। तो जहां पर ग्रेनरी है वहां पर ट्रेजरी है। तो यहां से पॉइंट मजबूत हो जाता है कि मोहेंजोदारो कैपिटल बन हो सकती है, क्योंकि ग्रेनरी वहां पर है, ग्रेट बात वहां पर है। लेकिन फिर हड़प्पा में ज्यादा सील्स मिली हैं, है ना। तो सील्स हड़प्पा में ज्यादा मिली हैं, तो यहां से हड़प्पा का पलड़ा भारी हो जाता है कि यार हड़प्पा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सील्स का इस्तेमाल क्या करने के लिए? कोई डेकोरेशन के लिए तो किया नहीं गया होगा। सील्स मतलब डिड्यूस साइंटिस्ट ने ये किया गया है कि सील्स जो है वो एज अ सिंबल ऑफ ट्रेड था। यानी मान लीजिए किसी के पास बुल की सील है, तो हो सकता है कि वो बैलों का ट्रेड करता हो, या हो सकता है कि बुल्स के द्वारा, मतलब वो एक सिंबल है कि वो एक मतलब ट्रेड करता है। वो हो सकता है कि अनाज का ट्रेड करता हो, किसी भी चीज का ट्रेड करता हो, XYZ, लेकिन उसके पास सिंबल है ये एज अ, मतलब आप मान के चलिए कि वो एक पास एज अ सर्टिफिकेट की तरह काम कर रही है वो सील, ठीक है। तो वो सील हमें हड़प्पा में ज्यादा मिली है मोहनजोदारो के मुकाबले। तो यहां से हड़प्पा का पलड़ा भारी हो जाता है कि इकोनॉमिकली हड़प्पा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ग्रीनरी वगैरह मिली है मोहनजोदारो में, बड़ा साइज मोहनजोदारो का है, सिटाडेल भी बड़ा मोहनजोदारो का है, तो यहां से मोहनजोदारो की तरफ पलड़ा भारी हो जाता है कि मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट शहर था, ठीक है। सम ऑफ द स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू दैट हड़प्पन्स हैड नो रूलर एंड एवरीवन एंजॉयड एन इक्वल स्टेटस। अब एक और व्यू, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी रूलर नहीं था, जितने भी इंपॉर्टेंट शहर थे वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने शहर को कंट्रोल कर रहे थे, और वो आपस में बैठ के जो है वो डिस्कस कर लेते थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके ओरिजिन सेम होने की वजह से उनकी भाषाएं जो हैं वो, उनके जो कोर कल्चर का जो कोर है, यानी लैंग्वेज और जो बिल्कुल बेसिक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो सेम हो जाने की वजह से उनके बीच में हार्मनी रही हो, लेकिन अलग अलग शहर का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ ठोस तरीके से कह नहीं सकते। आगे देखिए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द रूलर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोर कंसर्न विद कॉमर्स रादर देन द कॉन्क्वेस्ट एंड दे माइट हैव बीन रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। अब देखिए, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से किया गया कोई भी अग्रेशन या कोई भी एक्सपेंशनिस्ट कोई भी जो है वो कैंपेन नजर नहीं आता है। तो दैट मीन्स हड़प्पन लोग एक्सपेंशन करने के मूड में नहीं थे। तो हड़प्पन लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते थे, किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ, जो भी अरेबियन जितनी भी ट्राइब्स वहां पर अरेबिया में होगी उनके साथ। उसके अलावा भारत में हिंदू कुश वाले रीजन में, बलूच वाले रीजन में, जो गंगा के मैदान है उस रीजन में, विंध्या वाले रीजन में, हर जगह ट्रेड कर रहे थे हड़प्पन लोग। तो हड़प्पन लोग हो सकता है कि मर्चेंट लोगों द्वारा ही रूल किया जा रहा हो, ठीक है। यानी कि कोई रिलीजियस रूलर ना हो, कोई इनहेरिटेड यानी कि कोई मतलब कोई रॉयल लीनिएज वाला रूलर ना हो, लेकिन जो मर्चेंट्स हैं वही रूल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मर्चेंट हमें ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है, मतलब ट्रेडिंग एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है हमें, बजाय के पॉलिटिकल एक्सपेंशन के। पॉलिटिकल एक्सपेंशन के तो एविडेंसेस मिले ही नहीं है हमें, है ना। इट अपीयर्स दैट टैक्सेस वर कलेक्टेड इन ग्रेन्स फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है। अब टैक्स किस में आ रहा है? टैक्स कलेक्शन जो है वो यहां पर शुरू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। टैक्स कलेक्शन, अब शहर चलाना है तो टैक्स तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर टैक्स कलेक्शन हो रहा है, सो दैट मीन्स गवर्नमेंट अथॉरिटी तो थी, है ना। बात करें इकोनॉमी की, सो हड़प्पन्स वर इकोनॉमिकली साउंड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड। धूमधाम से एग्रीकल्चर हो रहा था, बार्ले, व्हीट, राइस, बहुत सारे अलग अलग ग्रेन्स, पल्सेस, बहुत सारी चीजें उगाई जा रही थी, और उनका ट्रेड हो रहा था। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में, मेटल इंडस्ट्री, मेटल में ब्रॉन्ज पे काम हो रहा था दबा के, सोने और चांदी पे भी काम, सोने और चांदी की भी जानकारी थी उन्हें, लोहे की जानकारी नहीं थी। उसके अलावा लकड़ी पर काम हो रहा था, लेकिन लकड़ी की गल खत्म हो गई है, लकड़ी का पता ही नहीं हमें, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने लकड़ी का काम किया होगा, क्योंकि जिस लेवल पर मिट्टी पकाई गई है, मतलब ईंटें पकाई गई हैं, तो आग तो लगाई है, तो लकड़ी पे लगाई होगी आग, ठीक है। सो लकड़ी का काम भी वो जानते होंगे, लेकिन वो बचा नहीं है अभी तक। उसके अलावा टेराकोटा बच गया, तो टेराकोटा जो है वो उनका आर्ट एंड क्राफ्ट। सो ट्रेड करते थे वो किसके साथ? आगे देखते हैं, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। उसके अलावा इकोनॉमी का दूसरा हिस्सा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर
उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं बोथ मेटल एज वेल एज टेराकोटा, और हो सकता है सपोजिटली वुड भी हो और टेक्सटाइल भी हो, कॉटन का भी काम करते हैं, और जानवरों के जो बाल होते हैं उनसे भी उन्होंने कपड़ा बनाया ही होगा, क्योंकि हमें कॉटन का टेक्सटाइल तो देखने को मिला है डेफिनेटली। द एग्रीकल्चरल, मतलब कपड़ा नहीं देखने को मिला है लेकिन कपड़े के प्रिंट हमें देखने को मिले हैं बर्तनों के ऊपर, ठीक है। द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज प्रॉस्परस बिकॉज ऑफ अलुवियल सिल्ट कैरिड बाय इंडस रिवर। अब देखिए एग्रीकल्चर इतना फला फूला क्यों? इंडस रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंध, उसके अलावा और भी छोटी बड़ी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज। सो उनका इतना ज्यादा जो है वो एलुवियल सिल्ट डिपॉजिट है, तो भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो उपजाऊ भूमि है तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत ज्यादा है। प्लस 3000 बीसी से 2500 बीसी के आसपास बहुत भयानक बारिशें हुई हैं हिमालयन रीजन में, जिस वजह से बहुत ज्यादा सिल्ट डिपॉजिट हुआ है इंडस पूरे रीजन में, पूरे इंडस वैली में सिंध तक, तो भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई थी। एक ये कारण भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एस्टेब्लिश होने का कि 3000 और इनफैक्ट उससे पहले से भी बहुत बड़े लेवल पर बारिशें होती रही, जिस वजह से बहुत ज्यादा एलुवियल डिपॉजिट हुआ, जिस वजह से उपजाऊ हो गई भूमि बहुत ज्यादा और प्लेन में रहना आसान हो गया आस पड़ोस की रूरल ट्राइब्स के लिए, और इंडस सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। इट प्रोवाइडेड गुड फर्टाइल सॉइल इन द रीजन एंड विलेजेस फाउंड नियर द फ्लड प्लेन्स प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर देमसेल्व्स, आर्टिशंस, मर्चेंट्स एंड अदर पीपल ऑफ द सिटीज, ठीक है। अब देखिए एक सिटी क्या होता है, शहर, आप किस सेटलमेंट को आप शहर कहेंगे? शहर एक वो सेटलमेंट है जिसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं हो रहा लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी खरीद और फरोख हो रही है, मतलब उसको खरीदा और बेचा जा रहा है, और अन्य जो है वो यानी लकड़ी का काम हो रहा है, चमड़े का काम हो रहा है, मेटल का काम हो रहा है, वहां पर मिट्टी का काम हो रहा है, ठीक है। वहां पर एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है उनको खरीदा और बेचा जा रहा है, तो ऐसे एक सेटलमेंट को आप कहते हैं वो एक सिटी है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स जो भी शहर थे ना, ठीक है, हड़प्पा के, उनके आसपास विलेज रहे होंगे ना, ठीक है, तो वो विलेज जो है वो प्रोड्यूस करते थे। बाकी उन शहरों में कौन रह रहा है? उन शहरों में वो आर्टिशंस रहते होंगे जो लकड़ी, मिट्टी, मेटल, चमड़े, इन सब पर काम करते होंगे, ठीक है। तो उनके लिए खाना कौन बना रहा है? ऑब्वियसली ये किसान। तो इसी तरह तो चल रही है ना पूरी की पूरी, मतलब एग्रीरियन इकोनॉमी, ठीक है। आगे देखिए, द मेन क्रॉप ग्रोन वॉज व्हीट एंड बार्ली। आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन क्रॉप क्या है? व्हीट और बार्ली। बिसाइड दीज टू क्रॉप्स सीसम, मस्टर्ड एंड कॉटन वर ऑल्सो ग्रोन। बहुत इंपॉर्टेंट भैया। अब देखिए आप कहेंगे कि सर कहां कहां पर, जब मैं साइट्स करवाऊंगा ना आपको स्पेसिफिक, अभी तो मैं जनरली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, जब मैं आपको स्पेसिफिक साइट्स करवाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा कि कहां पर व्हीट के एविडेंस मिला है, कहां पर बार्ले, कहां पर कॉटन के, ठीक है, कहां पर राइस के। एक्सेसिव ग्रेन वाज स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, तो ग्रेनरीज थी लगभग सभी बड़े शहरों में, ग्रेनरीज थी और वो ट्रेजरी की तरह काम करती होंगी। लार्ज ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड एट साइट ऑफ हड़प्पा, मोहिंजोदारो और कालीबंगन में। लार्ज ग्रेनरी, अदरवाइज छोटी ग्रेनरीज तो हमें लगभग हर शहर में मिली ही है, ठीक है। सील डिपिक्टिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, देखिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती हुई सील दिखा रही है। देखिए ये बैल हैं, ठीक है, ये हल जोत रहे हैं बैल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फसल को काटा जा रहा है, देखिए फसल काट काट के ले जाई जा रही है, तो ये हड़प्पन सील है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रेनरी एट कालीबंगन, सो कालीबंगन में भी ग्रेनरी मौजूद थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। The people of Indus civilization also domesticated animals like cats, dogs, asses यानी गधे, camels, sheep, goats and buffaloes, और इनका मीट भी खाते थे, सभी का मीट खाते थे ऑलमोस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट कैटल्स है ना, मतलब भैंसे हैं, बैल हैं, गाय हैं, सभी का मीट जो है वो खाना उनके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ग्रेन्स वो भले ही कितना मर्जी उगाएं लेकिन पूरी एंटायर पॉपुलेशन को फीड आप ग्रेन्स के दम पर नहीं कर सकते, ठीक है। A number of other animals such as deer, wild animals, elephants and rhinoceroses were hunted for food. तो हाथियों को वो पालतू नहीं बना सके थे लेकिन खाने के लिए तो उनको, फूड के लिए उनको हंट किया जाता था।
द यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड बाय द स्कॉलर्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ना कि घोड़े का इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हो रहा था, लेकिन स्टिल एक बहुत डूबियस, एक बहुत जो है वो मतलब कह सकते हैं कि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, एक टेराकोटा फिगरिन है जो कि बहुत हल्की हल्की घोड़े जैसी लगती है, उसको घोड़े का जो है वो फिगरिन बोल दिया गया है, ठीक है। और लेट हड़प्पन पीरियड से हमें घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। कहां कहां पर? जो बाउंड्री वाला रीजन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो रीजन है। इसका मतलब यह नहीं है कि हड़प्पन लोगों को घोड़े के बारे में पता था, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन यही है कि दे डिड नॉट न्यू अबाउट हॉर्स, बट स्टिल एक हॉर्स का, हमें हॉर्स जैसा दिखने वाला एक टेराकोटा फिगर हमें मिला है, जिसको कुछ स्कॉलर्स ने मान लिया है कि ये हॉर्स है, और इस पर भी स्पेकुलेशन है, मतभेद है, ठीक है। एविडेंस ऑफ हॉर्स कम्स फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहेंजोदारो एंड फ्रॉम अ डाउटफुल टेराकोटा फिगरिन फ्रॉम लोथल। तो मोहेंजोदारो और सुपरफिशियल लेवल यानी ऊपर का लेवल, मैच्योर हड़प्पन नहीं, लेट हड़प्पन पीरियड का जो है वो घोड़े का एविडेंस हमें मोहेंजोदारो से मिला है, और लोथल से हमें एक टेराकोटा फिगरिन मिली है जिसको स्कॉलर्स ने कह दिया ये घोड़े का है, लेकिन उस पर डाउट है। मैं अभी आपको उसकी इमेज दिखाऊंगा, आप खुद गैस कीजिएगा कि ये घोड़ा है या कोई और जानवर भी हो सकता है, ठीक है। The remains of horse are reported from Surkotada situated in West Gujarat, but the identity is doubtful. घोड़े के रिमेन सुरकोताड़ा से मिले। अब सुरकोताड़ा अरेबिया के साथ ट्रेड करता होगा, अरेबिया में घोड़े होते थे, तो हो सकता है कि सुरकोताड़ा में समुद्री मार्ग से जो है वो घोड़ा लाया गया हो, लेकिन स्टिल उस पर डाउट है कि वो मैच्योर पीरियड का है कि लेट पीरियड का है, ठीक है। तो मुख्य तौर पर यही मान के चला जाएगा कि हड़प्पन लोगों को घोड़े के बारे में नहीं पता था। सेम गोज फॉर आयरन। आयरन के हमें कहीं कहीं एविडेंसेस मिले हैं, मना नहीं कर सकते आप, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन कॉमन यूज में आयरन नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट सील्स शोइंग वेरियस एनिमल्स। देखिए यहां पर जो है वो ये बैल है, इसको एक सींगी भी कहा गया क्योंकि यहां पर एक ही सींग नजर आता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इस एक सींग के पीछे दूसरा सींग हो, और ये हम्पलेस है, देख रहे हैं आप। लेकिन दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इसका हम्प जो है वो, कई बैलों के हम्प ऐसे टूट के गिर जाते हैं साइड में, तो ये हम्प इसका साइड में गिर गया है, लेकिन फिर भी इसको हम्पलेस बुल की तरह, हम्पलेस और सिंगल हॉर्न्ड बुल की तरह जो है वो इसको डिपिक्ट किया गया। देखिए यही है हम्पलेस और सिंगल हॉर्न बुल, और ये है वो हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो कि डिसाइफर अभी तक नहीं हुई। उसके अलावा देखिए हाथी बना हुआ है, यहां पर स्क्रिप्ट है, डिसाइफर्ड नहीं है। स्वास्तिक मोटिव है, देखिए स्वास्तिक बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। स्वास्तिक को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें स्वास्तिक के एविडेंसेस मिले हैं। किस शहर से मिले हैं, जो साइट्स वाला टॉपिक कराऊंगा उसमें बताऊंगा। लेकिन स्वास्तिक तो वैदिक और इंडो यूरोपियन कल्चर का क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्या इंडो यूरोपियन कल्चर को आपस में जोड़ा जा सकता है? साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। और जब मेंस के लिए करवाऊंगा ना, GS1 मेंस के लिए, तब वहां पर इन सवालों के जवाब दूंगा, अभी प्री के लिए जरूरी नहीं है। अब ये है हमारा वो कॉमन जो हम देखते हैं ना, बुल दिखता है हमें, ठीक है, 2 हॉर्न्ड विद द हम्प, और ये हमें जो है वो स्क्रिप्ट नजर आ रही है। उसके अलावा देखिए ये बेसिक स्क्रिप्ट हैं, तो दीज आर सील्स, ये वो सील्स हैं जो हमें हड़प्पा में और अन्य कई जो हैं वो शहरों में मिली है, ठीक है। नाउ दिस इज द टेराकोटा फिगरिन ऑफ हॉर्स फ्रॉम लोथल, ये है वो लोथल का घोड़ा। अब कहां से लग रहा है ये घोड़ा? मुझे हो सकता है कि ये थोड़ी सी पूंछ से, या ये जो कर्व्ड पीठ है, ठीक है, जहां पर सैडल लगती है, इससे ये थोड़ा सा घोड़े जैसा लग रहा है, या ये जो मसल दिख रही है यहां पर, ठीक है, ये थोड़ा सा घोड़े जैसा लग रहा है इधर से। लेकिन स्टिल ये डाउटफुल है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये बैल हो, इतना टूट गया हो हिस्सा, यहाँ सींग हो सकता है, ठीक है, इधर सींग हो, ये बैल भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए डाउट है। सो घोड़े का सवाल अगर आपसे कोई पूछेगा तो हड़प्पन लोगों को घोड़े के बारे में, आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि हमें कुछ एक डूबियस एविडेंसेस मिले भी हैं, बट स्टिल जो कॉमन एनोलॉजी है वो ये है कि ना ही घोड़ा ना ही लोहा, ठीक है। अब बात करें क्राफ्ट्स की, क्या क्या बनाते थे वो, तो देखिए हड़प्पन अर्बन कल्चर बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज ऑब्वियसली, तो दैट मीन्स हमें ब्रॉन्ज की फिगरिंग्स देखने को मिलेंगी बहुत सारी। The people of Harappa used many tools and implements made of stone, but were well acquainted with the manufacture and use of bronze. So bronze बनता है आपका कॉपर और टिन से, ठीक है।
तो कॉपर और टिन को जोड़कर ब्रॉन्ज बनाने में वो माहिर थे, उसके अलावा पॉटरी करने में वो माहिर थे, जबकि स्टोन टूल्स का इस्तेमाल वो जानते थे, क्योंकि वो चाल्कोलिथिक से ही तो ब्रॉन्ज एज में एंटर किए है ना, तो स्टोन टूल्स की उनको जानकारी थी। बट मेटल टूल्स आर ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट एंड बेटर इन यूज, सो मेटल टूल्स का वो भर के इस्तेमाल करते थे। स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ आर्टिशियंस, अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ आर्टिशियन इज अनदर क्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो पॉटरी कर रहा है वो पॉटरी ही कर रहा है, जो लकड़ी का काम कर रहा है वो लकड़ी का काम कर रहा है, जो मेटल का काम कर रहा है वो मेटल वर्कर है, जो लेदर वर्कर है वो लेदर वर्कर है, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ आर्टिशियंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखता है। वैदिक कल्चर में हमें फिर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन वर्ण व्यवस्था में जाता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन के पीछे वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, क्लियरली नहीं कहा जा सकता। समझ रहे हैं आप, बहुत मजेदार है कॉन्सेप्ट ये। Now included goldsmiths, brick makers, bead makers, stone cutters, weavers, boat builders and terracotta manufacturers। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, गोल्डस्मिथ जो लोहे सॉरी नॉट लोहा बट जो सोने चांदी का काम कर रहे हैं, उसके अलावा बीड्स बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीड्स का इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग था। मेल और फीमेल सभी लोग जो हैं वो बीड्स के ऑर्नामेंट्स पहना करते थे हाथों में, ठीक है, आर्म्स में, गले में और एंकलेट्स में, कमर में, ठीक है, सरों पर, सर के ऊपर भी। तो बीड मेकिंग एक बड़ी इंडस्ट्री थी। उसके अलावा स्टोन कटिंग भी बड़ी इंडस्ट्री थी, ठीक है। अब इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं तो ईंटें बनाना भी एक बड़ी इंडस्ट्री थी ऑब्वियसली। वीविंग, कपड़ा बन रहा है तो वीविंग एक बड़ी इंडस्ट्री थी, ठीक है। ट्रेड हो रहा है अरेबियन सी से, इंडस रिवर में ट्रेड हो रहा है तो बोट बिल्डिंग एक बड़ी इंडस्ट्री थी। इतने सारे टेराकोटा की इमेजेस बन रही हैं और हर जगह ट्रेड हो रहा है, उनका हर घर में ऑलमोस्ट टेराकोटा की फिगरिन्स मिल रही हैं अलग अलग, तो टेराकोटा एक बड़ी इंडस्ट्री थी, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड हमें जो है वो ग्रुप ऑफ आर्टिशियन देखने को, यानी जो मिट्टी काम कर रहा है वो मिट्टी का काम करेगा, ठीक। अब देखिए लकड़ी और लेदर की चीजें बची नहीं ना, क्योंकि वो ऑर्गेनिक हैं, वो 4,500 सालों में वो खत्म हो गए। लेकिन हमें ये पकी हुई ईंटें, पकी हुई मिट्टी, मेटल, ये सब जो है वो सर्वाइव कर गया, ठीक है। अब आप कहेंगे तो हमें ग्रेन का कैसे पता चलता है, तो देखिए जो भुना हुआ ग्रेन रह जाता है ना, थोड़ा सा जो कार्बनाइज्ड हो जाता है, वो फिर फॉसिलाइज नहीं हो पाता, मतलब वो फॉसिलाइज्ड हो जाता है, वो फिर वो प्रिजर्व हो जाता है एक तरीके से, वो फिर मतलब डिजेनरेट नहीं होता, ठीक है, डिकम्पोज नहीं होता। बीड्स वर मेड फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। बीड्स जो हैं वो सेमी प्रीशियस स्टोन से बनते थे। अब वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स चाहे मेसोपोटामिया से आए, चाहे विंध्या रेंज से आए, चाहे वो काबुल को पार करके यानी कि खैबर दर्रे को पार करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए, तो बीड्स बहुत सारी जगहों से आ रही थी और बीड इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर थी हड़प्पन कल्चर में, क्योंकि सभी लोग बीड्स के ऑर्नामेंट्स पहन रहे थे। ये हड़प्पन टूल्स हैं, देखिए ये सारे मेड ऑफ ब्रॉन्ज हैं ये, ठीक है, दीज आर ब्रॉन्ज टूल्स। ये है देखिए बीड की एक माला, ये हड़प्पन बीड की माला प्रिजर्व्ड है अभी तक। और ये स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स हो सकता है कि मेसोपोटामियन रीजन से आए हों। ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स एज वेल एज गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड इन मेनी प्लेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या गोल्ड और सिल्वर की नॉलेज थी? तो आप कहेंगे जी हाँ, गोल्ड और सिल्वर की नॉलेज थी, ब्रॉन्ज और कॉपर की नॉलेज थी, ठीक है। देखिए ये ब्रॉन्ज कॉपर के ऑर्नामेंट हैं, ये ब्रॉन्ज का घड़ा है देखिए, और ये तो मिट्टी का है, ठीक है, पॉटरी है ये। लेकिन इसके ऊपर जो ये डिजाइन है ये ब्रॉन्ज का है, ठीक है, आगे बताऊंगा इसको मैं आपको। ये देखिए ये हड़प्पन ऑर्नामेंट्स हैं, ये गोल्ड सिल्वर के बीड्स के ये ऑर्नामेंट्स हैं। देखिए ये गोल्ड है, गोल्ड जो है वो डिकम्पोज नहीं होता। ये देखिए गोल्ड का, या मतलब गोल्ड और कॉपर को मिलाकर बनाया गया हुआ, तो गोल्ड और सिल्वर की जानकारी उन्हें थी। द हड़प्पन्स प्रोड्यूस्ड व्हील मेड प्लेन एंड पेंटेड पॉटरी, ठीक है, व्हील से बनी हुई, ना कि हाथ से बनाई गई। पॉटर्स व्हील की उन्हें जानकारी थी, और व्हील से प्लेन और पेंटेड दोनों तरह की पॉटरी बनाते थे वो। टाइप ऑफ पॉटरी कौन कौन सी है? ग्लेज्ड, ग्लेज्ड यानी कि आग में पकाई हुई, इंसाइज्ड, ठीक है, पॉलीक्रोम और परफोरेटेड नॉब्ड पॉटरी। देखिए पॉलीक्रोम कौन सी होती है? ये पॉलीक्रोम है, दिस इज पॉलीक्रोम, यानी कि एक से ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया।
परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें ऐसे पॉटरी में जो है वो छेद 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 होंगे, वो हो सकता है कि शराब बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन के काम आती है इस तरह की पॉटरी। नॉब्ड का मतलब छेद की जगह जो है वो उसमें ऐसे उभार होंगे ऐसे ऐसे करके, हो सकता है कि ग्रिब के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है। इंसाइज्ड प्रॉपर्टी, इंसाइज्ड का मतलब उस पे जो है वो डिजाइन बनाए हुए हैं। देखिए ये जो डिजाइन जो है वो उकरित किए गए हैं, यानी कि इंस्क्राइब किए गए हैं, दीज आर इंसाइज्ड। अब देखिए यहां पर पॉटरी में मोटिव्स, ये फौना है, फ्लोरा है, और मैथमेटिकल ऐसे पैटर्न्स भी है, ज्योमेट्रिकल नॉट मैथमेटिकल लेकिन ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ पॉटरी, राइट। नेक्स्ट देखिए, दे ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लॉसी एंड शाइनिंग पॉटरी। द यानी कि उनको रेत से, कांच तो नहीं आया था उन्हें बनाना, लेकिन स्टिल वो कुछ हद तक पहुंच गए थे, मतलब बहुत क्रूड फॉर्म ऑफ मतलब ग्लास उन्होंने जो है वो डेवलप कर लिया था, जिससे ग्लॉसीनेस आती थी किस पे, पॉटरी पे। द वेल नोन पेंटेड रेड एंड ब्लैक वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है पेंटेड रेड और ब्लैक वेयर, दिस इज पेंटेड रेड एंड ब्लैक वेयर, ये है पेंटेड रेड और ब्लैक वेयर। ठीक है, और ये पॉलीक्रोम है, ये पॉलीक्रोम है, ये पेंटेड रेड एंड ब्लैक है। देखिए इन पर मोटिव, जानवर बनाए गए हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, फूल पत्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, वर अडॉर्न्ड विद ब्लैक कलर डिजाइन ऑन अ रेड बैकग्राउंड। देख रहे हैं, रेड बैकग्राउंड में ब्लैक कलर के डिजाइन, रेड बैकग्राउंड में ब्लैक कलर के डिजाइन। ठीक है, सो इन इमेजेस को देखेंगे हम, तो ये है देखिए ब्रॉन्ज के बर्तन, ये ब्रॉन्ज के बर्तन हैं, ये है आपकी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज की ज्वेलरी और बीड्स हैं यहाँ पर। ये है आपकी पॉटरी, रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी, जिसपे फ्लोरा फोना और ज्योमेट्रिकल जो है वो मोटिव्स बने हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड फिगर्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, फिश एटसेट्रा वर सम ऑफ द कॉमन मोटिव्स ऑफ पॉटरी। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब बात करते हैं ट्रेड की, कहां कहां पर इंडस वैली पीपल ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, the importance of trade in the life of Indus people is supported not only by granaries found at Hadappa, Mohenjo-daro and Lothal, but also by finds of numerous seals, a uniform script and regulated weights and measures covering a wide area. अब हमें कैसे पता कि हड़प्पन लोग ट्रेड किया करते थे? तो वो ट्रेड का हमें एविडेंस मिला है किससे? उन ग्रेनरीज से, जिसमें जो है वो ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखा जाता होगा। क्यों इकट्ठा करके रखा गया होगा? ताकि उनको बार्टर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बार्टर करने से क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। जगह जगह पर हमें सील देखने को मिली है। सील का क्या इस्तेमाल होगा? एज अ ट्रेडिंग पास। उसके अलावा हमें वेट्स और मेजर देखने को मिले हैं। तो तोल कर क्या करेंगे आप? ट्रेड ही तो कर रहे हैं ना, खरीद और बेच करेंगे तभी, मतलब आप तोल के मेजर करके तो खरीदेंगे और बेचेंगे ना। तो यहां से हमें पता चलता है कि ट्रेड तो वो लोग कर रहे थे। तो अगर इतना बड़ा सिविलाइजेशन चलाना है तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। अब क्या वो ट्रेड इंटरनली कर रहे थे? क्या वो ट्रेड इंडिया की अन्य जो उस समय प्रेवलेंट कल्चर्स थे उनके साथ कर रहे थे, या वो इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रहे थे बाहर के देशों के साथ भी? तो तीनों तरह के। हड़प्पा मोहिंजोदारो के साथ भी ट्रेड कर रहा है। हड़प्पा जो है वो काबुल के पार बैक्ट्रिया मार्जियाना से भी और मेसोपोटामिया से भी और अरेबियन इजिप्ट रीजन से भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, द हड़प्पन्स कंडक्टेड कंसिडरेबल ट्रेड इन, अब ट्रेड किस किस चीजों का हो रहा है? स्टोन, मेटल, शेल एटसेट्रा विद इन द इंडस कल्चर जोन। ठीक है, अब देखिए कालीबंगन वाले रीजन से ज्यादा कॉपर निकल रहा है। धोलावीरा वाले रीजन में, चलो मान लीजिए अगर वहां पर कॉपर नहीं है तो कालीबंगन से ही तो पहुंच रहा है ना वहां पर। तो ये क्या हो रहा है? ट्रेड। अब धोलावीरा वाले रीजन से जो है वो मेसोपोटामिया से आने वाली चीजें आ रही है, मान लीजिए प्रेशियस स्टोन्स, तो वो कालीबंगन ले जाई जा रही है। ये क्या हो रहा है? ट्रेड। ठीक है, they probably carried on all exchanges through a barter system, obviously because there is no sign of any form of currency. Internal trade was extensive with other parts of India. Urban people of Indus region use weights and measures for trade and other transactions. In weighing mostly 16 or 8 multiples were used. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड हो रहा है किसमें? बार्टर सिस्टम में। बार्टर किसका हो रहा है? प्रेशियस मेटल का। ठीक है, बार्टर किस चीज का हो रहा है? प्रेशियस स्टोन्स का। बार्टर किस चीज का हो रहा है? हो सकता है कि ग्रेन का।
बार्टर किस चीज का हो रहा है? हो सकता है कि बर्तन बना दिया किसी ने पॉटरी बना दी, इन सब चीजों का बार्टर हो रहा है। ठीक है, अब बार्टर के लिए तोलना जरूरी है, तो तोलने के लिए वेट्स एंड मेजर्स हैं, और वेट्स एंड मेजर्स हैं 16 के मल्टीपल में। उनका वजन जो है वो, अब वजन किसी भी ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, शेर में हो, मतलब जिसमें भी है वो 16 के मल्टीपल में है। ठीक है। फॉरेन ट्रेड फ्लरिश्ड विद मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है, फॉरेन ट्रेड जो अरेबियन सी वाला, मकरान कोस्ट लाइन वाली जो है, पर्शियन गल्फ एज वेल एज रेड सी तक तो बहुत स्कार्स, लेकिन पर्शियन गल्फ में ट्रेड जो है वो स्ट्रांग था। प्लस जमीनी मार्ग से बोलन और खैबर को पास करके काबुल हेरात के रास्ते जो है वो बगदाद या मेसोपोटामिया वाले रीजन तक फुल ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो जमीनी एज वेल एज समुद्री यानी कि सी ट्रेड रूट से ट्रेड हो रहा है हड़प्पा से मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। द मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट इंक्लूड, इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है? गोल्ड, कॉपर, टिन एंड सेवरल अदर सेमी प्रेशियस स्टोन्स। देखिए भारत में सब कुछ उग जा रहा है, तो ग्रेन लाने का कोई मतलब बनता नहीं है। कुछ एक हो सकता है कि ऐसे ग्रेन्स जो भारत में ना उगते हो, कुछ ऐसे नट्स जो भारत में ना उगते थे उस समय, वो मेसोपोटामिया से लाए गए हों, अफगानिस्तान, ईरान से लाए गए हों। लेकिन उसके अलावा गोल्ड, कॉपर और टिन बहुत जरूरी है, क्योंकि टिन और कॉपर को मिला के फिर ब्रॉन्ज बनाया जाता है भारत में। ठीक है, और उसके अलावा सेमी प्रेशियस स्टोन्स, सीपियां, ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं वहां से। ठीक है, ये है, देखिए ये है हड़प्पन पीरियड का मेजर सिस्टम। देखिए ये देख रहे हैं आप नीचे पैन जो है ये कॉपर के हैं, और दीज आर द वेट्स, ये वो वेट्स हैं, ये हड़प्पन कल्चर के हैं ये। ठीक है, तो और ये ट्रेड रूट है, देखिए ये है आपका होमरूज वाला रीजन, होमरूज की स्ट्रेट है, ये आपकी पर्शियन गल्फ है। सो जमीनी मार्ग से भी हो रहा है ट्रेड, और समुद्री मार्ग से भी। एक बैटन मैप दिखाता हूं आपको मैं ट्रेड वाला। ठीक है, ये देखिए यहां पर है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये है आपकी इजिप्शियन। अब देखिए रिवर के आसपास सिविलाइजेशन थी, ये भी खास बात है। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो यूफ्रेटस और टिग्रिस दो रिवर्स हैं। ठीक है, ये दिख रही है आपको, दिस इज टिग्रिस एंड दिस इज यूफ्रेटस। जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है वो नाइल रिवर के आसपास है, इसलिए नाइल रिवर सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं आप इसे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के आसपास है। ठीक है, तो रिवर्स के आसपास शुरुआती सिविलाइजेशंस एस्टेब्लिश हुए। दिस वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब बोल सकते हैं आपकी सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन का प्रोसेस ही यही है कि, मतलब दिस इज कॉमन सेंस की नदियों के पास जो है वो शहर बसाना कॉमन सेंस बनती है कि उपजाऊ भूमि है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी मिल जाता है, शिकार भी मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, सो पर्शियन गल्फ से ट्रेड हो रहा है मेसोपोटामिया के साथ, और जमीनी रास्ते से भी ट्रेड हो रहा है अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया के साथ। और फिर मेसोपोटामिया के थ्रू जो है वो ट्रेड हो रहा है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ। ठीक है, सो दे एक्सपोर्टेड। अब क्या क्या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए प्रोडक्ट्स आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब देखिए इनका रीजन तो सुनसान है ना, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें उगती थी, यहां पर ज्यादा चीजें नहीं उगती थी। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स क्या क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, जो कि भारत में कम। तो गोल्ड सिल्वर इनको कहां से आ रहा है? मेसोपोटामिया को गोल्ड सिल्वर कहां से मिल रहा है? ये मिल रहा है नाइल से, क्योंकि अफ्रीका में गोल्ड सिल्वर की भरमार है। ठीक है, खासतौर पर गोल्ड की। तो मेसोपोटामिया को गोल्ड मिल रहा है नाइल से, और मेसोपोटामिया भारत से अनाज और बाकी सारी चीजें ले रहा है, टेराकोटा की फिगरिंग्स वगैरह। ठीक है, और भारत को दे रहा है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, मेटल कहां से मिल रहे हैं? सो दैट मीन्स भारत और इजिप्ट के बीच में मध्यस्थ का काम कर रही थी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बीच में एक मीडिएटरी का काम कर रही थी। कौन? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सिमिलरली ग्रीक सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशंस के बीच में, नॉट सिविलाइजेशन लेकिन जो भारत की जनपद, महाजनपद थे, उनके बीच में पर्शियंस भी यही काम कर रहे थे। उसके बाद फिर इस्लामिक स्टेट्स ने भी यही काम किया। ठीक है, तो ये जो बीच का रीजन है ये ट्रेड रूट है। ठीक है, और ये ट्रेड रूट वाला क्या फंडा है आगे आपको मैं मिडिवल में समझाऊंगा। ठीक है, मिडिवल भी आज ही आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और टॉपिक लेकर आऊंगा मिडिवल हिस्ट्री का, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग टॉपिक। ठीक है, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। दो चार बच्चे जो देख रहे होते हैं रेगुलरली वो बोर ना हो। ठीक है, बोर हो गए तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर आप भूल जाइए एडमिनिस्ट्रेटर बनने का सपना। ठीक है, अगर आप इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं तो
और मुझे नहीं लगता कि मैं व्यर्थ बातें बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं प्रोडक्टिव चीजें बोलने की, जो कॉन्सेप्ट डेवलप करें, फैक्ट्स डेवलप करें आपके, ठीक है। खैर, अब बात मैंने कर ही दिया तो मैं फिर से बोल देता हूं, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, चौहान_सर_हिस्ट्री, और इंस्टा पर जो है वो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम हैंडल से, और अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर एग्रीकल्चरल, एक्सपोर्ट क्या क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट, बार्ली, पीज, ऑयल सीड एंड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज कॉटन गुड्स, पॉटरी, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स एंड आइवरी प्रोडक्ट्स। आइवरी प्रोडक्ट्स यानी हाथी दांत के प्रोडक्ट्स। सो भारत में बहुत कुछ चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो भारत कर रहा है एक्सपोर्ट, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत के पास क्या बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा ना, क्योंकि इनके पास देने के लिए क्या है, भारत के बराबरी देने के लिए क्या है, इनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास अनाज है, हमारे पास सब चीजें हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये मेटल दे सकते हैं भारत को। तो गोल्ड जो है वो भारत को देने का काम कौन कर रहा है, ये बीच वाला रीजन, पहले मेसोपोटामिया, फिर पर्शियन, फिर इसके बाद इस्लामिक स्टेट जितनी भी रही, अरेबियन जितनी भी शक्तियां रही, उन्होंने भारत तक गोल्ड पहुंचाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो भारत को कुछ दे नहीं सकते, भारत खुद सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है अपने में, राइट। सो यहां से गोल्ड डिपॉजिट जो है वो भारत में शुरू हो जाता है। खैर, मैनी हड़प्पन सील्स हैव बीन डिस्कवर, अब हमें ये ट्रेड के बारे में हम श्योरिटी कैसे है कि मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड हो ही रहा था, तो मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील जो है वो मिल गई हमें, ठीक है। मैनी हड़प्पन सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया इंक्लूडिंग indicating about that trade links with Mesopotamia. The Mesopotamian texts speak of two intermediate trading stations called Dilmum and Makan between Mesopotamia and Melhua. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेलहुआ इज द मेसोपोटामियन वर्ड फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या, मेलुआ। और मेसोपोटामिया में दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स डिल्मम और मकान आर द टू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जहां से मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपस में ट्रेड कर रही हैं, और ये पोर्ट्स सपोजिडली पर्शियन गल्फ वाले रीजन में ही है, ठीक है। The use of bullock carts and oxen for land transport and use of boats for river and sea transport could be inferred from Harappan seals and terracotta models. अब देखिए, अब समुद्र से ट्रेवल हो रहा है और जमीनी मार्ग से भी ट्रेवल हो रहा है, तो ट्रेवल का माध्यम मीडियम क्या होगा, सो जमीनी मार्ग से ऑब्वियसली बोट्स, और जमीनी मार्ग से यानी जो लैंड रूट है ये ऑब्वियसली कार्ट्स होंगी। तो कार्ट्स को पुल कौन कर रहे होंगे, बलक्स यानी कि ऑक्सन। तो हमें कहां से पता चला, तो टेराकोटा से, क्योंकि टेराकोटा, अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे सवाल पूछ लेंगे, सर टेराकोटा क्या होता है। भैया टेराकोटा होता है मिट्टी का खिलौना जिसको पकाया जाता है आग से, ठीक है। सो आग में पका हुआ मिट्टी के खिलौने को आप कहेंगे टेराकोटा, ठीक है। सो टेराकोटा फिगरिन्स हमें बुलक कार्ट्स की देखने को मिलती हैं लगभग हर इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर में। दैट मीन्स ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पर बुलक कार्ट्स का यूज हो रहा था, जो कि अभी 50 साल लगभग, मतलब जब से जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने बूम पकड़ा इंडिया में, तब तक स्ट्रांग थे बुलक कार्ट्स इंडिया में। आज भी आपको गांव में बुलक कार्ट्स दिख जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, आम है वैसे, अभी भी दिख जाते हैं। और समुद्र में बोट्स चल रही हैं, अब बोट्स के भी हमें टेराकोटा फिगरिन देखने को मिले, ठीक है। बकायदा पूरी जो है वो सील्स देखने को मिली है जिसमें बोट्स बनी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। सो ये है, देखिए ये है वो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। ये है वो टेराकोटा फिगरिन्स जो इंडिया से, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक्सपोर्ट की जाती थी मेसोपोटामिया, ठीक है। ये जो है वो छोटे छोटे डेकोरेशन के सामान, और इसको आप कह सकते हैं क्या है, ये बेसिकली पॉटरी ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी। ये है वो बोट वाली सील, सील शोइंग शिप एंड मॉडल ऑफ बलक कार्ट, ठीक है। सो बोट वाली सील और बलक कार्ट से हमें पता चलता है कि ट्रेड हो रहा है भरमार, मतलब जमीनी मार्ग से बलक कार्ट से और शिप से रिवर एज वेल एज सी ट्रेड हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स में सोशल लाइफ की, ठीक है। द ड्रेसेस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ, वन अपर गारमेंट एंड अदर लोअर गारमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, महिलाएं और पुरुष क्या पहन रहे हैं, एक अपर गारमेंट और एक लोअर गारमेंट, यानी एक टी शर्ट और एक
पतलून, राइट, पेंटलून। खैर, लेकिन ये हमें कहां से पता चला? जो डेड रिमेन्स हैं, जो टेराकोटा फिगरेन्स हैं, उनमें से पता चला। जो लाशें हमें मिली हैं, जो दफनाई हुई लाशें, उन पे जो हमें कपड़ों के ट्रेसेस मिले हैं, तो पता चलता है कि एक अपर क्लोथ यानी एक अपर और एक लोअर गारमेंट वो पहना करते थे। उसके अलावा और बीड्स वर वॉर्न बाय मैन एंड वुमेन, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सेमी प्रीशियस स्टोन सच एज बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिलेट्स, girdles, anklets, earrings and finger rings were worn by women. The use of cosmetics was common. बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए फैशन में क्या है। ऑर्नामेंट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज के ऑर्नामेंट, उसके अलावा सेमी प्रेशियस स्टोन्स और बीड्स के ऑर्नामेंट्स। बीड्स के ऑर्नामेंट्स कान में, गले में, सर पे, कमर पे, आर्म्स में, हाथों में, एंकलेट्स में, ठीक, जहां जहां पर प्रेजेंट डे भी पहनते हैं ऑर्नामेंट्स, वहां पर ऑर्नामेंट्स पहने जाते थे। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, ठीक है, लिपापोती की जो चीजें हैं वो भी हमें देखने को मिली हैं। और अब कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कौन कौन, मेल और फीमेल दोनों करते थे, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल हमें मिला है, रिंग्स वगैरह भी मिली है हमें, ठीक है। वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल्स मेड ऑफ स्टोन, शेल्स, ivory and metal have been found at Mohenjo-daro. Articles like spindles, needle, combs, fish hooks, knives were made of copper. अब देखिए कॉपर, उसके अलावा स्टोन के भी हमें मतलब हाउस होल्ड आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। हमें कोम्ब देखने को मिले मोहनजोदारो से, हमें स्टोन के शेल्स, हमें आइवरी, हाथी दांत पर नकाशी देखने को मिली, हमें गैंडे के सींग जो है वो मतलब ऑलमोस्ट खराब सी हालत हो गई थी क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है, खत्म हो जाता है, लेकिन कहा जा सकता है कि गैंडे के सींग पर भी, बैलों के सींग पर भी जो है वो नकाशी वगैरह करके उन्होंने डेफिनेटली रखी होगी, ठीक है। लेकिन आइवरी तो हमें डेफिनेटली मिली है मोहनजोदारो से। नीडल्स मिली है क्योंकि कपड़ा सीलना वो जानते थे, ठीक है। The excavated site of Lothal indicate the use of stringed musical instrument. बहुत इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इस पहले में क्या था, गारमेंट किस तरह के थे, दूसरे में क्या है कि ऑर्नामेंट किस तरह के पहन रहे हैं, तीसरे में क्या है, हाउस होल्ड जो है वो आर्टिकल्स क्या क्या मिले हैं, ये चौथा पॉइंट है अब कि एक म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो देखने को मिला है, कहां से, लोथल से। तो ये डायरेक्ट सवाल है, साइट पर सवाल बनता है ये कि एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें कहां से देखने को मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो लोथल में मिला है। उसके अलावा अम्यूजमेंट के लिए हमें डाइस देखने को मिला है, एक प्रॉपर डाइस देखने को मिला है, 6 फेस्ड डाइस, ठीक है, टेराकोटा का। क्यूबिकल डाइस फाउंड एट मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में मिला है। पॉइंट्स टू इंडोर गेम्स ऑफ चेस, चेस कौन सी, जो चेकर्ड वाली चेस होती है, ठीक है, चेस भी कई तरह की होती है, जो आमतौर पर खेली जाती है वो नहीं, उसके अलावा डाइस वाली चेस भी होती है, ठीक है, चेकर्ड गेम्स होती हैं जो प्लेड बाय हड़प्पन्स। तो हड़प्पन लोग जो हैं वो इंडोर गेम्स भी खेलते थे, वो हमें डाइस से पता चलता है। अब उसका बोर्ड जो है वो हो सकता है लकड़ी का बना हो और वो कब का डिजेनरेट हो चुका है, ठीक है। फिशिंग, अब एक्टिविटीज में देखिए, फिशिंग was done on regular basis and was regular occupation of people, while bullfighting, hunting were other pastimes. तो ये इनके एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको जब साइट वाला टॉपिक लेकर आऊंगा, किस साइट में क्या है, तो फिशिंग कहां पर, बुल फाइटिंग के एविडेंसेस कहां से मिले, ये सवाल बनते हैं। न्यूमरस स्पेसिमेंस ऑफ वेपन्स, अब यहां पर नेक्स्ट चीज आएगी, वेपन्स कहां कहां से मिले हैं। वेपन्स सच एज एक्सेस, स्पीयर हेड्स, डैगर्स, bows, arrows made of copper and bronze have been found, ठीक है। सो हमें वेपन्स भी मिले हैं, तो मैं आपको मोहनजोदारो वाला जो पार्ट करवाऊंगा वहां पर दिखाऊंगा आपको वेपन्स भी, ठीक है। ये देखिए, ये है ऑर्नामेंट्स वॉर्न बाय वुमेन, आपको रिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है, पेंडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये नेकलेसेस हैं बीड्स के, ठीक है, ईयर रिंग्स और ये सारी चीजें हैं ये, ठीक है। दीज आर मेड ऑफ मेटल, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, और प्रीशियस स्टोन की जो है वो बीड की नेकलेसेस हैं। उसके अलावा देखिए ये है स्पीयर हेड्स कॉपर के, एक्स हेड्स जो है वो कॉपर के, उसके अलावा अन्य कई तरह के टूल्स जो हैं वो कॉपर के, हमें कॉपर ब्रॉन्ज के देखने को मिले हैं। और देखिए ये है वो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट देखने को जो हमें मिला है लोथल से, और ये डाइस हमें देखने को मिला, देखिए एग्जैक्टली ऐसा ही, यही डाइस जो है वो हमें देखने को मिला है मोहनजोदारो से, देखिए बिल्कुल मॉडर्न डाइस जैसा ही है, ठीक है। तो यस, आज यहां पर जाकर हमारा पहला पार्ट खत्म हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आज ये पहला पार्ट है, 3 पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन करवाऊंगा।
आज के टॉपिक को अगर आपने यहां तक लास्ट तक देख लिया है तो बहुत धन्य हो गए हैं आप भी और मैं भी। ठीक है, इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चौहान_सर_हिस्ट्री मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाकर पीडीएफ ले लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी पैकेज अगर खरीदना चाह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान कोई भी लेना चाह रहे हैं अनअकैडमी का या आपके साथी, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चौहान सर को सपोर्ट करें तो मेरा कोड यूज करिएगा प्लीज, चौहान_सर_हिस्ट्री। ठीक है, सो अगला सेशन आज ही, जाइएगा मत, हर रोज 2 सेशन लेकर आऊंगा। अब एक मिडिवल पे सेशन लेकर आते हैं और मिडिवल हिस्ट्री का बेसिक उठाते हैं आज। ठीक है, तो आज के सेशन को करता हूं मैं यहां पर खत्म। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में मिडिवल, और फिर कल मैं आपका फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें मैं साइट्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो इस सेशन को मैं करता हूं खत्म, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर।